नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अब हम पढ़ेंगे मानव भूगोल का सिद्धांत। भूगोल में जितने मानव भूगोल के सिद्धांत आते हैं, पूरा जनसंख्या आपका हो गया, चाहे आप अर्बन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अदर जितने भी, चाहे आप आर्थिक भूगोल पढ़ रहे हैं, चाहे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, राजनीतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, सारे सिद्धांत मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसके साथ ही फिजिकल ज्योग्राफी का भी मैं सिद्धांत आपको पढ़ा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जनसंख्या भूगोल के सिद्धांत को पढ़ेंगे। ओवरऑल पूरा मैं पढ़ाऊँगा और साथ ही अगर आप नए हो तो आपको मैं बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जनसंख्या भूगोल के सिद्धांत में पहला जो सिद्धांत आता है, माल्थस का सिद्धांत आता है। आपको पता होगा, द माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और ये कहाँ के थे माल्थस? ये इंग्लैंड देश के थे। इनका पिता क्या नाम था? थॉमस डेनियल माल्थस। ये एक पेशे से वकील थे और आशावादी थे। याद रखिएगा, माल्थस जो थे निराशावादी थे, इनके पिता जो थे ये आशावादी थे और वकील थे। ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो इन्होंने प्रथम जो सिद्धांत दिया था 1798 में, इसका एक लेख था और ये लेख का शीर्षक था जनसंख्या सिद्धांत पर निबंध, जैसा कि ये समाज के भावी सुधार को प्रभावित करता है। ये आपको हिंदी में याद रखना है। इंग्लिश में एसे ऑन पॉपुलेशन एज इट अफेक्ट द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी। ये आपको शीर्षक जो है याद रखना है और इसमें ये भी याद रखना है लेखक का जो नाम था वो नहीं छपा था। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मेंशन मैं किया हूँ। साथ ही दूसरा जो लेख आया था, ये आया था आपका द्वितीय संस्करण 1803 में और इसका लेख का जो शीर्षक था एन एस से दी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या सिद्धांत पर एक निबंध। ये आया था 1803 में और इस पर जो है लेखक का नाम छपा था। ये आपको याद रखना है। तो लेखक का नाम कब छपा था? तो द्वितीय संस्करण में। प्रथम संस्करण में लेखक का नाम नहीं छपा था। अब माल्थस का जो सिद्धांत था उससे बहुत लोग प्रभावित हुए थे, उनके मित्र जो भी हैं, साथीगण। तो प्रभाव में जो आते हैं, वाल्टर रेले आते हैं, मैथ्यू हेल आते हैं, रॉबर्ट बेलास आते हैं, जोसेफ टाउनसेंड आते हैं और विलियम गाडविन आते हैं। ये याद रखिएगा, ये पूछे गए हैं एग्जाम में, इनको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सर वाल्टर रेले के बारे में जान लेते हैं। इनकी पुस्तक जो है विश्व का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और इन्होंने कुछ कहा था, यहाँ पर देख लेते हैं। यदि युद्ध और बीमारियां नियंत्रण नहीं लगाती तो जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ जाती कि उसका भरण पोषण कठिन हो जाता है। तो ये कोटेशन इनका याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरे प्रभावित होने वाले विद्वान थे माल्थस है मैथ्यू हेल। इनकी जो पुस्तक है मानव की आदिम उत्पत्ति, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, द प्राइमेटिव ओरिजिनेशन ऑफ मैनकाइंड। ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने एक कोटेशन दिया था, जनसंख्या में वृद्धि सामान्यतः मृत्यु संख्या से अधिक होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। और इन्होंने बताया था 34 वर्ष में जो है जनसंख्या दोगुना होता है। इनकी ये राय थी मैथ्यू हेल की। तीसरे विद्वान जो प्रभावित हुए थे विलियम गार्डविन। ये आशावादी थे, ये आपको याद रखना है। माल्थस क्या है? निराशावादी थे। मैं शुरू में ही आपको बताया हूँ, निराशावादी। और इनके पिता भी माल्थस के जो थे वो आशावादी थे। यहाँ पर विलियम गार्डविन भी क्या है? आशावादी हैं। अब विलियम गार्डविन की जो पुस्तक है इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन मोरल्स एंड हैप्पीनेस, तो ये आपको पुस्तक याद रखनी है। और इन्होंने कहा था यहाँ कोटेशन, जनता की दरिद्रता तथा दुखों के लिए सरकार की नीतियों को उत्तरदायी बताया है। इन्होंने अपने कोटेशन में बताया है कि जो जनता है वो दरिद्र है और दुखी है और सरकार की जो नीतियाँ है उसी कारण ये दरिद्र और दुखी है। अब विलियम गार्डविन की धारणा थी उसको देख लेते हैं। ये कहते हैं जनसंख्या जो है स्वर्णिम युगों की ओर बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि से हानि की नहीं बल्कि लाभ की संभावना है। साथ ही ये माल्थस के कट्टर विरोधी थे क्योंकि ये आशावादी थे। ये आप लोग को याद रखना है। अब माल्थस के सिद्धांत की मान्यता को समझ लेते हैं। ये बोलते हैं पहले पॉइंट में माल्थस, मनुष्य में काम वासना अथाह स्थिर होती है जिसके परिणाम स्वरूप संतान उत्पत्ति की इच्छा भी स्वाभाविक होती है। ये माल्थस का कोटेशन याद रखिएगा। इनकी मान्यता भी ये पूछता एग्जाम में बार बार, ऐसे उठा के एग्जाम में दे देता है कि माल्थस की राय क्या थी। दूसरा यहाँ पर यह मान्यता इनकी है, आर्थिक समृद्धि संतान उत्पत्ति में सीधा और घनिष्ठ संबंध होता है। तीसरा इनकी जो मान्यता है, कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होती है। ये बार बार पूछा गया एग्जाम में, ये तीसरा पॉइंट, ये आपको ध्यान देना है। अब सिद्धांत के जो मुख्य तथ्य है माल्थस के, इसको देख लेते हैं। पहला ये तो बोलते हैं कि जनसंख्या ज्यामिति गुणवत्तर रूप में बढ़ती है। दूसरा बोलते हैं खाद्य पदार्थ और अंकगणितीय वृद्धि होती है, मतलब जो भी खाने पीने वाली चीजें है वो
1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ेगा। और जनसंख्या क्या होता है ज्यामितीय रूप में, मतलब अगर 1 हुआ है 1 साल में तो अगले साल 2 होगा, फिर से 4 होगा, मतलब ये ज्यामितीय गुणोत्तर रूप में बढ़ती जा रही है। तो ये इनकी जो सिद्धांत के 2 मुख्य तथ्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है, ये जो है 1 2 4 8 16 32 64 यही संख्या भी दे देता है कभी कभी एग्जाम में, और बोलता है कि इसमें से कौन सा माल्थस का जो है ज्यामितीय गुणोत्तर रूल को फॉलो कर रहा है, या खाद्य पदार्थ के दे देगा, आपको बताना होगा, या नाम ही दे देगा कि माल्थस ने 2 मुख्य तथ्य क्या बताए थे। तो ये आपको ध्यान रखना। आगे जानते हैं क्या तथ्य और ये बताएं। बोलते हैं माल्थस की प्राकृतिक या कृत्रिम अभाव में 25 वर्ष में दोगुना हो जाएगा क्या जनसंख्या, और 200 वर्षों में जनसंख्या 256 गुना हो जाएगा, अगर ये प्राकृतिक और कृत्रिम अभाव रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये मुख्य तथ्य में बताते हैं माल्थस, तीसरा पॉइंट कि जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में असंतुलन। अब यह असंतुलन होगा ही। देखिए खाद्य पदार्थ कितने कम है, 1 2 3 4, एक साल में मान लीजिए 1 कुंटल खाद बढ़ रहा है, पता चल रहा है 1 करोड़ जनसंख्या बढ़ जा रही है। अब ऐसे चीजें होंगी तो असंतुलन आने वाली है। तीसरा ये मुख्य तथ्य बताते हैं, और यह असंतुलन बताते हैं 200 वर्ष में खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या के मध्य जो संबंध होता है, अनुपात होता है, 9 संबंध 256 का होता है। मतलब अगर 9 के करीब मान लीजिए 9 कुंटल, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर खाद्य पदार्थ हो रहा, खाने पीने की चीज़ हो रही है, तो 256 लोग उसे खाने वाले आएंगे, जनसंख्या पैदा होगी। ये अनुपात चल रहा है। और ही अगर आगे देखा जाए तो 300 वर्षों में ये 13 संबंधे 4096 का अनुपात होगा। मतलब अगर मान लीजिए 13 कुंटल यहाँ पर धान गेहूँ या चावल जो भी है आप यहाँ पर पैदा कर लिए हैं, तो 4096 लोग खाने वाले आ जाएंगे। तो बताइए कहाँ से संतुलन होगा, यहाँ पर ज़्यादा खाने वाले ही लोग आ गए हैं। अब माल्थस के जो है सिद्धांत के मुख्य तथ्य में 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जनसंख्या ज्यामितीय गुणोत्तर में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति अंक गणितीय 1 2 में बढ़ती है, और जनसंख्या और खाद्य में असंतुलन आ जाता है। अब इसके कारण क्या होगा, परिणाम क्या निकल के आते हैं, बेरोजगारी, निर्धनता, भूखमरी। क्या होगा, लोग खाए बिना मर जाएंगे। अब वही तो एग्जाम्पल है, 13 कुंटल यहाँ पर धान या गेहूँ जो भी हुआ, चावल हुआ आपके यहाँ, और वहाँ पर खाने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो भाई अटेगा नहीं, एक टाइम का खाना नहीं अटेगा, मर जाएंगे लोग। बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लोग रोजगार नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके यहाँ आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है, लोग गरीब हो जाएंगे। ये परिणाम निकल के आते हैं। तो उसमें माल्थस की ये सोच थी, और ये माल्थस इसीलिए निराश रहते थे जनसंख्या को देखकर। माल्थस आगे कहते हैं कि कोटेशन इनका है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, प्रकृति की खाने की मेज सीमित अतिथियों के लिए है, अतः बिना निमंत्रण के आने वाले को अवश्य ही भूखा मरना पड़ेगा। बिना बुलाए जाएंगे तो खाने को थोड़ी नहीं मिलेगा, रात भर टमटेंगे। वही हाल यहाँ पर हो रहा, वही बता रहे हैं यहाँ पर माल्थस। अब देखिए जनसंख्या नियंत्रण के उपाय भी माल्थस बताए हैं। कैसे होगा, प्राकृतिक और कृत्रिम तरीका बताया है। प्राकृतिक को हम नैसर्गिक कहते हैं, ये याद रखिएगा, पेपर में प्राकृतिक की जगह नैसर्गिक लिख के आता है तो ये सही है। इसमें बोलते हैं महामारी, अकाल, युद्ध, बाढ़, भूकंप क्या करेगी, जनसंख्या को कंट्रोल करेगी। मान लो खूब जनसंख्या बढ़ गया, महामारी आ गई, अकाल आ गया, धान गेहूँ खत्म हो गया, कोनो युद्ध हो गया दो देशों के बीच में, जैसे यूक्रेन रसिया का युद्ध हो रहा है अभी भी, बाढ़ आ गई, जैसे अभी पाकिस्तान में आया था कुछ समय पहले, आप देखे होंगे पूरी तबाही हो गई थी। भूकंप आ गया, जैसे आप देख ही रहे हैं आजकल दिल्ली में लोग कांप गए हैं 4-5 दिन पहले ही। तो ऐसे चीज़ें होंगी तो क्या होगा, कंट्रोल होगी जनसंख्या। अब कृत्रिम उपाय भी बताएं, ब्रह्मचर्य, आत्म संयम, भाई कंट्रोल खुद का कीजिए। कृत्रिम साधन जो भी अभी वर्तमान में तो आ गए, उस समय भी वो बता दिए थे, देर से विवाह कीजिए, आपका जनसंख्या कम बढ़ेगा देश का। विवाह न करना भी बता दिए थे। तो ये माल्थस के जो है कंट्रोल करने का तरीका है जनसंख्या को, प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से। यहीं से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, और आप किताब पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि मैं कितना संक्षेप में और कितना सटीक बताया हूँ, जो एग्जाम ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है। इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा गया है। मैं जितना भी सॉल्व किया हूँ PYQ, यहीं से क्वेश्चन बनता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, इसे पढ़ लेते हो, तो इन फ्यूचर आपको ये बहुत काम आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो चलिए नौ माल्थसवाद के सिद्धांत को जानते हैं, और
ये जो हैं नवमाल्थसवादी जो थे स्वयं को माल्थस का उत्तराधिकारी मानते थे, ये आपको ध्यान रखना है। और आधुनिक संतति, संतति का मतलब होता है संतान नियमन आंदोलन के प्रबल समर्थक थे, ये आपको याद रखना है। ये जो आंदोलन आरंभ हुआ था, इसका कारण था कि संतान निग्रह मतलब बर्थ कंट्रोल तथा अन्य कृत्रिम उपायों द्वारा जनसंख्या को कम करने के लिए किया गया आंदोलन था। कैसे इस आंदोलन से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं और अन्य कृत्रिम उपाय से जनसंख्या को कम कर सकते हैं। और ये जो नौ माल्थस शब्द निकल के आया है, ये पाश्चात्य देशों में जैसे कि आप यूरोप देख लीजिए, इन एरिया में ये नाम प्रचलित हुआ था, वहीं से इसे नौ माल्थसवाद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नौ माल्थसवादी जो कृत्रिम उपाय बताते हैं संतान जन्म जो हो रहा है उनका कंट्रोल करने के लिए, वो रासायनिक उपाय बताते हैं और यांत्रिक गर्भ निरोधक उपाय अपनाने का समर्थन करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये नवमाल्थसवादी का समर्थन है। और साथ ही इसके जो प्रबल समर्थक थे इस आंदोलन के, इंग्लैंड के श्रीमती मेरी स्टॉम्स और अमेरिका की श्रीमती मार्गरेट स्टेंजर, ये नाम याद रखिएगा, बहुत बड़े समर्थक थे। इन्होंने नवमाल्थसवाद को बहुत बड़ा रूप में लाया था निकाल कर कि कृत्रिम उपाय अपनाने चाहिए जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए। आपको यांत्रिक गर्भ में ही आप ऐसे उपाय अपनाइए जिससे जनसंख्या कंट्रोल हो सके। तो इंग्लैंड की ये नाम याद रखिएगा, बार बार पूछा गया नवमाल्थसवाद सिद्धांत के प्रबल जो समर्थक थे कौन है, तो मेरी स्टॉप्स और अमेरिका की श्रीमती मार्गरेट स्टेंजर, ये नाम आपके जुबान पर होने चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आपको कोई यहाँ पर इन नाम को भी समझाए। बहुत लोग कहते हैं सिद्धांत पढ़ाना तो हमको ऐसा समझाइए कि पूरा सिद्धांत याद हो जाए। कोई घोर के आपको पिलाने वाला नहीं है, मैं 100% बोल रहा हूँ। मैं भी बहुत मेहनत की हूँ तब जाके मुझे चीज़ें याद हुई, मैं नोट्स तैयार किया। आप ये पढ़ेंगे किताब तो मुश्किल आपको बहुत सारी लाइनें पढ़ेंगे तब ये सब नाम देखने को मिलेंगे और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेंगे। ये 3-4 पन्ना पढ़ना पड़ता तब इतनी छोटी नोट्स बनती है, ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। माल्थस जो हैं ये क्या मानते थे, माल्थस मानते काम इच्छा और संतान जो प्राप्ति है और एक है, मतलब ये कहते थे सेक्स करना और संतान की उत्पत्ति जो होती है समान है। जबकि जो ये हैं लोग नवमाल्थसवादी, ये ऐसा नहीं मानते थे। नवमाल्थस के जो समर्थक थे वो बोलते थे काम इच्छा और संतान प्राप्ति दोनों अलग होती है, अर्थात काम इच्छा ना करने पर बहुत सारे मानसिक शारीरिक समस्या हो सकता है। मतलब ये बोलते हैं कि काम इच्छा संतान की प्राप्ति नहीं है, ये नवमाल्थसवादी बोलते हैं। अगर आप सेक्स नहीं करते हैं, काम इच्छा की आप इच्छा नहीं रखते हैं, आप बच्चे के चक्कर में अगर सेक्स नहीं करते तो आपको बहुत सारी मानसिक बीमारियां हो सकती, शारीरिक समस्याएं हो सकते हैं, ये नवमाल्थसवादी मानते थे। इसीलिए ये आगे बोलते हैं सब कि नवमाल्थस वाले काम इच्छा सेक्स को बढ़ावा दिया और संतान प्राप्ति को नहीं। मतलब अगर जनसंख्या कंट्रोल करना है, नवमाल्थसवादी बोलते थे कि आप सेक्स कीजिए, लेकिन आप सेक्स करते समय प्रोटेक्शन का यूज कीजिए। बहुत सारे आप रासायनिक और यांत्रिक चीज़ों का यूज कीजिए जिससे अपने सेक्स को अच्छा रख सके, जिससे आपका बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मानसिक शारीरिक स्थिति सही रह सके, और जिससे आपको हर बार सेक्स करने के बाद यह ना चिंता रहे कि आपके साथ संतान मतलब आप गर्भाशय से या आप प्रेग्नेंट हैं, ऐसा ना हो। इसीलिए इन्होंने माल्थस जैसा अपना विचार नहीं रखा, लेकिन उनसे एक कदम आगे निकल गए कि सेक्स अच्छा चीज़ है और बच्चा जब चाहे आप इच्छा अनुसार पैदा कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जनसंख्या कंट्रोल हो रहा है। आजकल तो लोग यही कर रहे हैं, जब बच्चा चाहिए तो आप प्रोटेक्शन हटा दीजिए, आप बच्चा पैदा कर लीजिए। अगर उस महिला को या पुरुष को कोई शारीरिक समस्या नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिससे आपको बच्चा पैदा करने में या बच्चा गर्भाशय में रोकने में कोई कठिनाई आए, तो उसके लिए मेडिकल कंडीशन आते हैं, लागू होते हैं। तो ये इनका जो है नवमाल्थस के जो समर्थक हैं सेक्स को बढ़ावा देते थे और ये कहते थे कि बच्चा पैदा करना तो इच्छा अनुसार कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका जितने भी जनसंख्या पॉपुलेशन की वृद्धि है कंट्रोल हो जाएगी। ये माल्थस में और नवमाल्थस में डिफरेंस है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। थोड़ा आगे भी इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें जान लेते हैं। अब यहाँ पर आधुनिक गर्भ निरोधक जो तरीका अपनाया गया था उसमें गाइड और शिष्ट के अनुसार ये बोलते हैं, गाइड जो महोदय और शिष्ट महोदय हैं ये बोलते हैं कि माल्थस होते हैं तो गर्भ निरोधक को कोरा दाम्पत्य छल की संज्ञा देते हैं। मतलब आप कोई भी गर्भ निरोधक दवाई यूज कर लेते हो, इससे आप किसी भी
बच्चे को या किसी को भी आप अगर प्रेग्नेंट लेडी से उससे उसका जान भी ले सकते हो। तो वही कह रहे हैं कि कोरा दाम्पत्य छल की संज्ञा देते हैं ये, और आप छल से किसी भी चीज़ को आप दूर कर रहे हो, प्राप्ति करने से आप दूर कर रहे हो। तो ये इनका मानना था, किसका, गाइड और शिष्ट का मानना था। अब चलिए अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। तो वही है, यहाँ पर मेरा फिर से आपके लिए राय है कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना डिटेल में कोई फ्री में नहीं पढ़ा रहा है। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों में। कमेंट करके राय दीजिएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका और नोट्स कैसा है। अगर एग्जाम आप व्यू से PYQ के हिसाब से आपको सटीक लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं भी उत्साहित होऊंगा और अच्छा मेहनत करूंगा। तो चलिए अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत या अनुकूलन जनसंख्या सिद्धांत कह सकते हैं को जानते हैं। अनुकूलन जनसंख्या शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैटलिन महोदय ने किया था। नाम याद रखिएगा, पूछा गया एग्जाम में। माल्थस के सिद्धांत में महत्वपूर्ण सुधार का प्रतिफल है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। सर्वप्रथम सन 1815 में एडवर्ड बेस्ट ने विचार व्यक्त किया कि जनसंख्या के बढ़ने से श्रम में विशिष्टता आती है। जो जो जनसंख्या बढ़ेगी श्रम में अलग प्रकार से विशिष्टता आती रहेगी। ये इनका कोटेशन था, याद रखिएगा। किसने कहा था? एडवर्ड वेस्ट ने। आगे कहते हैं जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। सही बात है भाई, ज्यों ज्यों जनसंख्या बढ़ेगी त्यों त्यों आपके पास श्रम के अलग अलग प्रकार की विशिष्टता मिलेगी और वो अलग तरीके से उत्पादन भी करेंगे। जैसे मान लीजिए एक मजदूर है, अलग तरीके से कार्य करता है, दूसरा मजदूर वहां पर आएगा किसी के कोख से पैदा होकर, वो दूसरे तरीके से कार्य करेगा, तो उत्पादन में वृद्धि करेगा ही करेगा और साथ ही विशिष्टता आएगी श्रम में। तो ये किसका मानना था? एडवर्ड बेस्ट का मानना था। अब अनुकूलन जनसंख्या सिद्धांत जो है, इसका मूल जो है ये हेनरी सिजविक के जो है पुस्तक में मिलता है। इनकी पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। आप याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत। इसी में आपको अनुकूलन जनसंख्या सिद्धांत के बारे में देखने को मिलता है, व्यक्त वहां पर किया गया है और ये हेनरी सिजविक महोदय ने किया है। इनकी पुस्तक याद रखिएगा। और साथ ही सर्वप्रथम एडविन केनन ने 1924 में इनकी बुक थी वेल्थ, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। 1924 में बुक लिखे थे थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन, मतलब अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत दिया। ये आपको याद रखना है। किसने दिया अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत? एडविन केनन ने। शब्द का किसने प्रयोग किया? कैटलिन ने। और सर्वप्रथम श्रम में विशिष्टता बढ़ेगी जनसंख्या बढ़ने पर, उत्पादन में वृद्धि होगी, किसने कहा? एडवर्ड बेस्ट ने। और ये जो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसकी पुस्तक में है? तो हेनरी सिजविक की प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये देखिए सारांश में सब मैं यहाँ पर आपको बता दिया, ये आपको याद रखना होगा। एडविन केनन ने अपने सिद्धांत में क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है। अनुकूलतम सिद्धांत का इन्होंने क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक, याद रखिएगा। ये जो शब्द हैं मैं इसीलिए हाईलाइट भी किया हूँ। अब अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का तार्किक व्याख्या किसने किया? डाल्टन, रॉबिन्स, साउंडर्स। ये तीनों अर्थशास्त्री आपको याद रखना है। अब चलिए जानते हैं डाल्टन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत क्या है, उन्होंने क्या राय दी है। ये बोलते हैं अधिकतम जनसंख्या वो है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करे। किसने कहा? डाल्टन ने। यह कोटेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा, रॉबिन्स महोदय क्या कहते हैं? वो जनसंख्या जो अधिकतम प्रतिफल को संभव बनाती है। किसका कोटेशन है? रॉबिन्स का। ये आपके जबान पर खटाखट होने चाहिए। और तीसरा यहाँ पर कार्ल साउंडर्स का। कार्ल साउंडर्स कहते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या वो है जो अधिकतम आर्थिक कल्याण उत्पन्न करती है। और चौथे यहाँ पर है बोल्डिंग महोदय, ये कहते हैं वो जनसंख्या जिस पर जीवन स्तर उच्चतम होता है। ये चारों कोटेशन पूछे गए हैं एग्जाम में। कभी कभी तो चारों का नाम दे देता है, उनका कोटेशन एक मिस कर देता है कि किसने नहीं कहा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैं इतना डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ। अब ये आपको कह दो कि कोई आके घोर के पिला दे, नहीं। बार बार पढ़ाई कीजिए, बार बार आप रिवीजन कीजिए, नोट्स में लिखिए, तब ये सब याद होते हैं। आइडिया लग जाता है कि किसने कहा था। थोड़ा थोड़ा शब्द पकड़ लेंगे तो आइडिया लग जाएगा। अब थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये मेरा नोट्स था, वहाँ से मैं लिया हूँ, क्योंकि ये ग्राफ PDF पर बन नहीं पा रहे थे, बहुत मुश्किल मैंने खींच के लगा दिया। तो जैसे देखिए अनुकूलतम जनसंख्या होती क्या है। देखो ये जो एरिया है ये XY ग्राफ होता है, आपको पढ़े हो गए XY ग्राफ। तो ये जो एरिया है आप देख लो, प्रति व्यक्ति आय है यहाँ पर, ये जो सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पर अनुकूलतम जनसंख्या बढ़ रही है।
ये जनसंख्या की ओर जा रहा है, मतलब यहाँ से 20, 30, 50, 60 लोग जनसंख्या, व्यक्ति आय प्रति बढ़ रही है 20, यहाँ पर 22, 25, 30। तो जो यहाँ पर जो है बोल रहा है कि ये जो एरिया है, ये जो ग्राफ बन रहा है, इसे ग्राफ बना है, तो यहाँ पर देखो कि ये जो मैच हो रहा है, ये प्रति व्यक्ति आय 30, और यहाँ पर जो मैच हो रहा है देख लो अब जनसंख्या करोड़ में 40। अब इस हिसाब से प्रति व्यक्ति आय 30 और जनसंख्या करोड़ में 40, कुल वास्तविक आय जो है यहाँ पर 1200 है, और यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है आपका टोटल कितना है 30, और यहाँ पर जो है जनसंख्या करोड़ में 40 है। तो ये करोड़ में सब है, और ये देखिए अनुकूलतम कहाँ हो रहा है, जहाँ पर मध्य अवस्था प्राप्त हो रही है, मतलब जहाँ पर जनसंख्या 20-30 चल के आई, मिडले में आया 40, यहाँ पर आपका कहता है कि यहाँ पर यह सिद्धांत कि ये अनुकूलतम है। यहाँ से अगर वृद्धि ज़्यादा होगी तो ह्रास नियम अधिकतम हो जाएगा, अगर इससे कम रहेगी तो वृद्धि नियम हो जाएगा लागू। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ देखिए 20-25 यहाँ पर वृद्धि नियम लागू होता है, और इसके नीचे आएगा तो ह्रास नियम लागू हो जाएगा। जैसे अब कैसे वृद्धि नियम लागू होता है, जैसे ये देखो कि यहाँ से ये चढ़ रहा है ग्राफ, अब यहाँ से ये अल्प जनसंख्या है लेकिन ये ऊपर की ओर जा रहा है, वृद्धि है। अब यहाँ की ये ऑप्टिमम हो गया, मतलब अनुकूल हो गया, लेकिन ज्यों इससे नीचे आएगा तो ह्रास नियम होगा, मतलब ये डाउनफॉल हो रहा है। तो यहाँ पर वही चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ कि ह्रास नियम तब लागू होता है जनसंख्या बढ़ती जाए, आपके पास पैसे की कमी हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पर ह्रास वृद्धि नियम लागू हो जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं सूत्र के अनुसार। सूत्र कैसे अप्लाई होता है, अनुकूलतम जनसंख्या का विचलन का माप का सूत्र जो है एम बराबर होता है ए माइनस ओ बटे ओ, ये आपको याद रखना है। अब जो एम है न्यूनाधिक या कुसमंजस की मात्रा होती है, ए आपको बस याद रखना है, और ए बराबर वास्तविक जनसंख्या आपका जो है यहाँ पर दिख रहा है, ये वास्तविक जनसंख्या है, और ओ बराबर अनुकूलतम जनसंख्या, मतलब ये वाली जनसंख्या। तो ए की जनसंख्या ये टोटल में से कहीं लिया जा सकता है, और अनुकूलतम जो लिख दिया है ओ, तो बस ये 40 लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि यम जो है कुसमंजस की मात्रा धनात्मक है तो वास्तविक जनसंख्या जो है धनात्मक होगी, जनाधिक जो है धनात्मक होगा। अगर कुसमंजस जैसे न्यूनाधिक की मात्रा जो है ऋणात्मक है तो वास्तविक जनसंख्या जो है ऋणात्मक होगी। ये आपको क्लियर कट रहना है, ये एग्जाम में उठा के ऐसे ही दे देता है। अगर कुसमंजस की मात्रा धनात्मक तो वास्तविक क्या होगा, तो आपको याद रखना धनात्मक ही होगा, अगर ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक ही होगा। कैसे, चलिए जानते हैं। जैसे मान लो यम ये जनसंख्या दे रखा है, अब ये ए बराबर, जैसे कि मैं बोला हूँ वास्तविक जनसंख्या है, पूरी जनसंख्या है, ये ए बराबर, यहाँ से मैं कहीं से भी ले सकता हूँ। तो मान लो हमको जानना है कि जो कुसमंजस की मात्रा है ये ऋणात्मक है और वास्तविक जनसंख्या जो है ऋणात्मक होगी, कैसे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो है न्यूनाधिक कुसमंजस की मात्रा लिया 30, और जो है हमारा अनुकूलतम जनसंख्या क्या है 40, ठीक है। अब हमने क्या किया, नीचे भी ओ की मात्रा यहाँ पर है, और ओ लिया फिर से यहाँ पर 40, यहाँ पर आप देख लो। तो हमने क्या किया, कुसमंजस का न्यूनाधिक मात्रा 30 लिया, और हमने क्या किया, अनुकूलतम जनसंख्या 40 लिया ऊपर नीचे। अब जब हम यहाँ पर बराबर करेंगे तो आएगा यहाँ पर 30 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा -10, अब -10 बचेगा, नीचे 40 ही रहेगा। जब आप भाग दोगे तो माइनस आएगा आपका 0.25, यहाँ पर जो है न्यूनाधिक जो यम का मान है ये ऋणात्मक है, तो वास्तविक जनसंख्या का भी मान क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब चलिए अब जानते हैं कि कुसमंजस की मात्रा अगर धनात्मक है तो वास्तविक जनसंख्या की मात्रा क्या होगी, धनात्मक ही होगी। तो मान लो यहाँ पर आपने ये अनुकूलतम जनसंख्या ये 40, अब आपने यहाँ पर 50 लिया, ये 50 है, तो हमने क्या किया 50 लिया, यम बराबर आप 50। अब औसत जो है अनुकूलतम जनसंख्या क्या है आपका 40 है, अब 40 लिया बटे 40 किया, बराबर जब करेंगे तो हमारे यहाँ से जाएगा 50 में 40 तो 10 बचेगा, तो 10 बटे 40 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका 0.25। तो अपना 0.25 है, ये क्या है आपका, देखिए जो यम का मान है क्या आया 0.25 आया, ये आपका धनात्मक है। अगर कुसमंजस की मात्रा धनात्मक है तो वास्तविक जनसंख्या धनात्मक में होगी, तो वास्तविक जो जनसंख्या आएगी क्या आएगी, धनात्मक में आई है, और इस अनुसार ये निकाला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे एग्जाम में
कैलकुलेशन करने का नहीं देता है। ये जो तरीका मैं बताया हूँ, ग्राफ कैसे चलता है, यम बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या मान होता है और ओ बराबर क्या होता है। तो ओ बराबर अनुकूलतम जनसंख्या, ए बराबर वास्तविक जनसंख्या और यम बराबर न्यूनाधिक या कुसमंजस की मात्रा जो होती है, क्या प्राप्त हुई है, धनात्मक प्राप्त हुई है या ऋणात्मक प्राप्त हुई है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जनसंख्या के सिद्धांत में हम पढ़ेंगे अब जनसंख्या का जैविक सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। और वैसे ही मैं आपको फिर से बोलूँगा कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों में। बहुत ही मैं मेहनत से टॉपिक बनाया हूँ, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जनसंख्या का जैविक सिद्धांत जानते हैं। जनसंख्या के जैविक सिद्धांत में ये जो भी विद्वान हैं, ये जैविक रूप में अपनी सोच रखते हैं और इनकी सोच को हम जानेंगे। थोड़ा थोड़ा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। तो थॉमस जो सैडलर है, इनका जो समयकाल 1780 से 1835 के बीच में रहा है। ये आपको याद रखना हो तो रख लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। इन्होंने प्रजनन शक्ति सिद्धांत दिया था, मैं बोला ना जैविक से जुड़ा है। दूसरे जो हैं थॉमस डबल डे हैं, 1790 से 1870 के बीच में इनका समयकाल चला है। इन्होंने आहार सिद्धांत दिया था। और तीसरे स्पेंसर महोदय हैं, 1820 से 1903 के बीच में इनका समयकाल चला था। इन्होंने जैविक सिद्धांत दिया है। तो ये तीन विद्वान जो है जैविक सिद्धांत के बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने जनसंख्या में जैविक सिद्धांत दिया था। पहले जो विद्वान आते हैं थॉमस सैडलर आते हैं, ये आशावादी थे जैविक सिद्धांत में और ये ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश थे, याद रखिए। घनत्व तथा प्रजनन शक्ति सिद्धांत दिया था, डेंसिटी एंड फैकेंडिटी प्रिंसिपल, जिसे हम फर्टिलिटी भी कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इनका सिद्धांत। घनत्व और प्रजनन शक्ति सिद्धांत किसने दिया? तो थॉमस सैडलर, आशावादी थे, ब्रिटिश के थे। ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये माल्थस के समकालिक थे और समाज सुधारक थे और अर्थशास्त्री थे, ये आपको याद रखना है। माल्थस निराशावादी थे, मैं बार बार बता रहा हूँ, और ये क्या है? आशावादी है। तो इनके समकालीन में ये थे। अब इनकी कोटेशन है, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति कम होती जाती है। ज्यों ज्यों जनसंख्या का घनत्व, मान लो यहाँ पर एक एरिया है, यहाँ पर खूब घनत्व बढ़ गया, खूब करीब करीब लोग हैं, ज्यादा कस जाएं एक घर में, तो यहाँ पर क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति सबके अंदर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, इच्छा शक्ति कम हो जाएगी। इतना लोग हैं इतने एरिया में, तो कैसे हम लोग रहेंगे? तो जनसंख्या को कम करेंगे। ये थॉमस सैडलर का मानना था। अगला इनका जो मुख्य पॉइंट है, जिस बिंदु पर सर्वाधिक सुख एवं समृद्धि प्राप्त होने लगती है, वहाँ जनसंख्या वृद्धि समाप्त हो जाती है। मतलब जहाँ पर आपको सुख बहुत ज़्यादा मिल रहा है, आपके पास था, बहुत ज़्यादा समृद्धि हो गई, बहुत पैसा हो गया, वीआईपी से रह रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? बहुत लोग देखेंगे कि अपने काम काज में बिजी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास वर्कलोड आता है, तो वो क्या करते हैं? बच्चे पैदा करना भूल ही जाते हैं। जैसे कि अब बहुत सारे लोग तो गोद ही ले रहे हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा इनकम है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बोल रहे हैं थॉमस सैडलर। अगर वहीं देखिए अफ्रीकन कंट्री में जहाँ पर भुखमरी है, बहुत सारे कम उपजाऊ चीज़ें हैं, बहुत कम लोग धनी हैं, तो वहाँ पर देखिएगा जनसंख्या दनादन बढ़ती है, इतनी तेज गति से बढ़ रही है प्रोडक्शन वहाँ पर। आने वाले समय में एक समय आएगा कि एशिया को पछाड़ के अफ्रीकी कंट्री जो है जनसंख्या के मामले में पहला पर आ जाएगी। तेज गति से वहाँ पर चाइल्ड रेशियो बढ़ रहा है। अगर वहाँ पर सुविधाएं बढ़ गई, जैसे कि मेडिकल की सुविधा, क्योंकि वहाँ पर लोग मर भी ज़्यादा जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या अभी कम है। तब भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर बच्चे जन्म लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर सुख समृद्धि बहुत कम है, उत्पादन बहुत कम है, उतने लोग अमीर नहीं हैं, तो लोग आपस में ही झगड़ा करके, टेंशन करके फिर से एक ही घर में रहते हैं, छोटे सा कमरा होता है, खूब लड़के पैदा करते हैं। सेक्सुअल वहाँ पर जो नॉलेज है कि कब कितना लड़का चाहिए या आपको चाहिए कि नहीं, ये नॉर्मल सिद्धांत के जो कृत्रिम उपाय उसको अपनाते ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा का अभाव है, सुविधा का अभाव है। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है थॉमस सैडलर द्वारा, सुख समृद्धि ज्यों किसी इंसान के पास आती है, जनसंख्या वृद्धि समाप्त होने की इच्छा उसके अंदर आ जाती है। कोई भी खिलाड़ी हो जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, जिसके पास ज़्यादा, तो उसके पास 1 से 2 बच्चे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। कोई नॉर्मल व्यक्ति ले लीजिए किसी गाँव का, उसके पास अगर ज्ञानी नहीं उतना है तो उसके पास 3-4 बच्चे दर्जन होंगे हो सके तो। अगला इनका पॉइंट है, मृत्यु दर अधिक होने पर उसकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रजनन भी अधिक हो जाती है, कम होने पर प्रजनन दर भी कम हो जाती है। मतलब ज्यों मृत्यु अधिक होगा तो उसकी मृत्यु को पूर्ति करने के लिए, मतलब जितना नुकसान हुआ, बहुत सारे लड़के मर गए, तो प्रजनन भी अधिक होता है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी तेज़ी से लड़के पैदा भी होते हैं। और अगर कम है मृत्यु दर तो प्रजनन दर भी कम हो जाए। जैसे जापान का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पर बूढ़े हो गए हैं लोग,
वहाँ पर जन्म भी कम हो गया। सरकार क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है कि सामूहिक या खुले में आप सेक्स कीजिए, जल्दी से लड़के पैदा कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बूढ़ों का देश कहा जाता है जापान को। तो ये क्लियर हो गया होगा कि जितनी ज़्यादा मृत्यु होगी उतनी ज़्यादा प्रजनन होगी, मतलब बच्चे पैदा भी होंगे। अब थॉमस डबलडे की जो है एक ही कोटेशन है, याद रखिएगा। ये आहार सिद्धांत दिए थे, ब्रिटिश के थे। तो यहाँ पर चलिए इनका कोटेशन जानते हैं। थॉमस डबलडे, जनसंख्या वृद्धि और खाद्य पूर्ति में विपरीत संबंध होता है। मतलब जनसंख्या जो बढ़ेगी, खाद्य पूर्ति जो है कम होती जाएगी। जनसंख्या जो कम होगी, खाद्य पूर्ति जो है ज़्यादा होगी। ये विपरीत संबंध, उल्टा संबंध बोलते हैं। मतलब अमीर देश है, उसके पास खाद्य पूर्ति खूब ज़्यादा है, खूब ज़्यादा उसके पास जनसंख्या। अब यूएसए के पास 32 करोड़ जनसंख्या है, क्या कहेंगे। और उसके पास खाद्य पूर्ति पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहा है, उसका मुद्रा भी बहुत मजबूत है। क्यों? क्योंकि थॉमस डबलडे का यहाँ पर डाइट थ्योरी यहाँ पर अप्लाई होती है। अब वहीं पर आप अफ्रीकन कंट्री में आ जाइए, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा है, खाद्य पूर्ति क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। बहुत सारी जनसंख्या है, खाने के लाले पड़ जाएंगे, कुछ है ही नहीं वहाँ पर। तो ये थॉमस डबलडे महोदय बोलते हैं। जैविक सिद्धांत में तीसरा हर्बर्ट स्पेंसर का जो सिद्धांत था, इसे जान लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट है। तो ये बोलते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य व्यक्ति वैज्ञानिक तथा आर्थिक विकास की ओर ध्यान देता है, उसकी संतान उत्पत्ति की मनोवृत्ति क्षीण हो जाती है। मतलब वो अमीर हो गया, वैज्ञानिक हो गया, वो आर्थिक रूप से विकसित हो गया, उसका जो है बहुत ज़्यादा हर चीज़ में विकास हो रहा है। एलन मस्क अब बहुत ज़्यादा वो वैज्ञानिक तकनीक अपनाते हैं, आर्थिक रूप से वो विकसित हैं, अब वो उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो चाइल्ड अडॉप्ट कर लिए, वो शादियाँ तो बहुत की हैं, लेकिन उन्होंने संतान उत्पत्ति की मनोवृत्ति उनके अंदर क्या है, क्षीण है। वो अपने ज़्यादा काम काज पर ध्यान देते हैं। वो समझते हैं कि एक समय आएगा हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे या पैदा कर लेंगे। लेकिन वहीं पर आप देख लीजिए, कोई ऐसी कंट्री हो जहाँ पर लोग गरीब हैं, वही बात है हर्बर्ट स्पेंसर बोलते हैं कि वैज्ञानिक रूप से कमज़ोर हैं। ले लीजिए अफ्रीकन में, मैं बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनका विकास नहीं हुआ, तो वहाँ पर लोगों के अंदर संतान उत्पत्ति करने की मनोवृत्ति ज़्यादा होगी। कोटेशन दिया था, प्रजननता फलन विश्लेषण संज्ञा दिया था, एनालाइज ऑफ फर्टिलिटी ऑफ फंक्शंस। ये आपको याद रखना, किसने प्रयोग किया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर का जैविक सिद्धांत में ये प्रयोग किया गया है। अन्य जैविक सिद्धांत देख लेते हैं। यहाँ पर जो जैविक सिद्धांत है 3 इंपॉर्टेंट वो खत्म हो गए, अन्य जो है पूछे नहीं गए, लेकिन आप देख लीजिए मोटा मोटी। जॉर्ज डी कैस्ट्रो 1952 में इनकी पुस्तक आई थी, द ज्योग्राफी ऑफ हंगर, याद रखिएगा ये पुस्तक, और कभी पूछा जा सके एग्जाम में तो इसीलिए मैं लिख दिया। ये बोलते हैं मनुष्य जो है, जो भी व्यक्ति है, प्रोटीन जितना कम खाएगा या जाएगा उसके अंदर प्रजनन क्षमता वृद्धि होगी। मतलब वो कम प्रोटीन खा रहा है, ताकतवर चीज कम खा रहा है, तो उसके अंदर क्या है, जनसंख्या वृद्धि करने की क्षमता ज़्यादा होगी। अगर उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा, तो सोच ज़्यादा सकता है, वो अमीर आदमी है, तो क्या करेगा, प्रजनन क्षमता क्या करेगा, कम करेगा। तो उसके अंदर वृद्धि करने की इच्छा ही नहीं हुई, वो प्रोटेक्शन का यूज करेगा, बहुत सारे जो कृत्रिम उपाय होते हैं उसका यूज करेगा। ये जॉर्ज डी कैस्ट्रो बोलते हैं। साथ ही ये बोलते हैं गरीब देशों में जनसंख्या ज़्यादा होने का जो कारण है, वो कारण है प्रोटीन का कम सेवन होना। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो कारण जो है उसका कारण मेन एक ही है, प्रोटीन का कम सेवन होना। अमीर देशों में जनसंख्या कम होने का कारण ये जॉर्ज डी कैस्ट्रो बोलते हैं, वहाँ प्रोटीन लोग अच्छी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अमीर है, खरीदते हैं, उनके पास पैसा है, तो अच्छी से चीज़ों को खाते हैं। और वो विचार करते हैं कि उनको लड़का चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अपने हिसाब से चलते हैं। तो वही बात है, जिसके पास विवेक बुद्धि ज़्यादा है वो कम जनसंख्या पैदा करेगा, जिसके पास विवेक बुद्धि कम है, कम खाते पीते प्रोटीन, वो ज़्यादा जनसंख्या पैदा करेंगे। दूसरे जो आते हैं अन्य जैविक सिद्धांत देने वाले विद्वान, इटली के समाजशास्त्री कोरोडो गिनी, 1884 में इन्होंने जैविक अवस्थाओं का सिद्धांत दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, जैविक अवस्थाओं का सिद्धांत किसने दिया है, तो 1884 में कोरोडो जो है गिनी है। ये बोलते हैं किसी देश के विकास की प्रक्रिया जनसंख्या के चक्रीय उतार चढ़ाव की परिणाम होता है। बस ये आपको याद रखना है कि जैसे जैसे किसी देश का विकास होगा तो जनसंख्या के उतार चढ़ाव पर ही निर्भर करता है। जैसे अपने भारत का विकास देख लीजिए, जनसंख्या 1921 में माइनस में चला गया था, अब धीरे धीरे जनसंख्या पुश हुआ, अभी माइनस गति से वृद्धि हो रहा है। तो जैसे जैसे आपके पास पॉपुलेशन की संख्या आती है, आपके अंदर आर्थिक रूप से किसी कार्य में विशेषता बढ़ जाती है, क्षमता जो मजदूरी की होती है वो भी चेंज हो जाती है, अलग प्रकार के मजदूर आते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो है जनसंख्या का चक्रीय वृद्धि हो रहा है, आपके जो है देश के विकास में भी चक्रीय वृद्धि होना शुरू हो जाएगा।
जहाँ पर ज़्यादा मृत्यु दर है, जैसे मान लीजिए जापान है, जापान तो विकसित हो गया, उसका चक्रीय विकास जनसंख्या के इंड अवस्था पर है। अब वो 5वीं अवस्था में अगर चल रहा है जापान, तो जब ट्रांजिशन थ्योरी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर माइनस जनसंख्या हो रही है। अब लोग अलग देश से जापान वाले मजदूर मंगा के काम करवा रहे हैं, ताकि जनसंख्या के चक्री जो उतार चढ़ाव है वो सही स्टेबल रहे और यहाँ पर अच्छे अच्छे जो मजदूर रहें और देश के विकास में उन्नति हो। किताब बहुत सारे लिख दिए अपने देश के लिए, पढ़ने वाला ही कोई ना हो तो उस किताब का क्या है, कोई मतलब है नहीं है। तो यही यहाँ पर बात है कि जनसंख्या का चक्रीय अवस्था भी होना चाहिए, तभी विकास अच्छा हो सकता है। ये कौन कहता है? कोरिडो गिनी कहते हैं। तो ये आपको जैविक सिद्धांत यहाँ पर खत्म हो गया। अब चलिए जनसंख्या का सामाजिक सिद्धांत जान लेते हैं। और यहाँ पर मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक कमेंट जरूर करके बताएंगे कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, और PYQ जब सॉल्व कर रहे हैं तो कैसा आपके पास इनपुट आ रहा है कि आपको कुछ बेहतर मिल रहा है कि नहीं, आपका PYQ अटेम्प्ट हो पा रहा है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होता है कि बिना पढ़े आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फेल तो होंगे होंगे, क्लियर कट है। चलिए जनसंख्या के सामाजिक सिद्धांत जानते हैं। और यहाँ पर पहले जो विद्वान हेनरी जॉर्ज USA के हैं, बौद्धिक विकास का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। ये इनका समय काल है 1839 से 97 के बीच में चला है। दूसरा ड्यूमा फ्रांस के हैं, सामाजिक किसका तत्व का सिद्धांत 1899 से 1902 के बीच में इनका समय काल चला है। तीसरे जो विद्वान आते हैं, मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत है, जर्मन विद्वान 1818 से 1883 के बीच में इनका समय काल चला है। बहुत फेमस इनका पुस्तक है मार्क्स का, पूछा गया एग्जाम में बहुत बार। चलिए आगे जानेंगे सामाजिक सिद्धांत में। तो ये आपको याद रखना है कि जनसंख्या के सामाजिक सिद्धांत में जो विद्वान आते हैं इनका नाम याद रखना है। कौन कौन है? हेनरी जॉर्ज ड्यूमा किस देश के हैं? फ्रांस के, USA के, और मार्क्स जो है जर्मनी के। तो हेनरी जॉर्ज की जो बुक है इनका प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी 1800 जो है 79 में आया था ये बुक। इस बुक में संतान रोकथाम, बर्थ कंट्रोल के कृत्रिम साधनों का प्रयोग का सुविधा दिया गया। मतलब इस बुक में जनसंख्या को कृत्रिम रूप से कैसे कंट्रोल किया जाए इसके बारे में बताया गया है। स्पेंसर की भांति जो जैविक सिद्धांत के जो प्रमुख विद्वान थे स्पेंसर थे, उन्हीं के भांति जो जॉर्ज हेनरी कहते हैं, इनका विश्वास था कि जैसे जैसे मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है, जैसे जैसे जो इंसान है विकसित होता है दिमागी रूप से, प्रजनन क्षमता और प्रजनन में ह्रास होता है। मतलब देखेंगे किसी भी विकसित व्यक्ति को देख लीजिए जो दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से सुडौल मजबूत है, वो प्रजनन नहीं करेगा, अपने घर में 2 बच्चे 1 बच्चे ही रखेगा। ये हेनरी जॉर्ज करते हैं। ऐसे स्पेंसर भी बोलते हैं कि दिमाग की बुद्धि ज्यों ज्यों आपकी अच्छी होती जाती है, आप अच्छे कंडीशन में आते हैं, आप चाइल्ड का बर्थ जो कंट्रोल है उसे बेहतर करते जाते हैं। तो यहाँ पर इनकी मोटा मोटी चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरे जो विद्वान है ड्यूमा फ्रांस के हैं, सामाजिक सिद्धांत में दूसरे आते हैं, और इनका थ्योरी ऑफ सोशल कैपिलरिटी, हिंदी में से सामाजिक किसका तत्व सिद्धांत कहते हैं। माल्थस के सिद्धांत के प्रबल आलोचक हैं, याद रखिएगा। माल्थस के जो एक सहयोगी थे वहाँ पर भी आलोचक का मैं नाम बताया हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर ड्यूमा भी माल्थस के क्या हैं, एक बहुत बड़े आलोचक हैं, ये क्लियर कट रहिएगा। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक इच्छा के आधार पर ये दिए हैं सामाजिक किसका तत्व सिद्धांत। आगे इनका पॉइंट है, इस प्रकार जैसे जैसे व्यक्ति सामाजिक पद सोपान पर ऊंचाई की ओर अग्रसर होता है, संतान उत्पत्ति में रुचि कम हो जाती है। मतलब आप जब बेहतर कंडीशन में आते हैं, मान लो आप गरीब थे, धीरे धीरे आपकी पीढ़ी ऊपर आ रही है, आप पीढ़ी दर पीढ़ी एक सीढ़ी ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो। अभी स्टार्ट यहाँ किए, यहाँ पर आपके घर में 10 लड़के होंगे, यहाँ आते आते आपके घर में 4 लोग होंगे। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसे जैसे किसी समाज में पद सोपान की ओर व्यक्ति बढ़ता है, ऊपर जाता है, उसकी बौद्धिक शक्ति, उसके अंदर ज्ञान की चीज़ें बढ़ने लगती, खाने पीने की चीज़ें सुविधाएं बढ़ने लगती है, वो ऊपर की ओर जाता है, तो उसके घर में बच्चे कम देखने को मिलेंगे। आपका किसी भी देख लीजिएगा, बड़े जो लोग उनके घर में बच्चे कम होंगे। क्यों? क्योंकि वो पद सोपान ऊंचाई की ओर जा रहा है, बुद्धि का विकास हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो बच्चे कम पैदा करेगा। सब वही बता रहे हैं मोटा मोटी, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। तो इनका जो किसका तत्व सिद्धांत है प्राय विकसित समाज पर लागू होता है। अब क्यों लागू होता है, यहाँ पर ये साफ साफ बोल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति सामाजिक पद सोपान पर ऊंचाई की ओर अग्रसर होता है। अब देखिए सामाजिक सिद्धांत में आते हैं जनसंख्या के, कार्ल मार्क्स का जो यहाँ पर सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। कार्ल मार्क्स कहाँ थे? जर्मन के थे, दार्शनिक एक ये थे,
अर्थशास्त्री भी थे और समाजशास्त्री भी थे। तो ये आपको याद रखना है। और इनके सहयोगी जो हैं फ्रेडरिक एंगेल्स हैं, ये आपको याद रखना है। फ्रेडरिक एंगेल्स ने क्या योगदान दिया था कि दूसरा और तीसरा जो दास कैपिटल खंड आया था उसको इन्होंने पूरा किया था। पहले ही प्रथम दास कैपिटल में जो हमारे कार्ल मार्क्स है ये यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, और फ्रेडरिक एंगल्स जो आते हैं दूसरा और तीसरे दास कैपिटल को, मतलब पहला खंड को छोड़ के दूसरा जो है और प्लस तीसरा खंड को कौन पूरा करता है, तो इनके सहयोगी जो होते हैं कार्ल मार्क्स के फ्रेडरिक एंगल्स, ये नाम याद रखिएगा। अब साम्यवाद का प्रबल समर्थक एवं प्रचारक कौन था, ये कार्ल मार्क्स थे। इनकी पुस्तक थी दास कैपिटल, 3 खंड में ये आया था। प्रथम खंड 1867 में किसने लिखा, कार्ल मार्क्स ने लिखा। ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना, साम्यवाद के प्रबल समर्थक बार बार पूछा जाता तो यही है, याद रखना है। अगर ये याद नहीं रखेंगे तो एग्जाम में आ जाएगा जब यहाँ से क्वेश्चन, तो आपको रोना पड़ेगा, तब आप लोग जानेंगे। द्वितीय खंड जो आया था 1885 में, तृतीय खंड 1894 में। अब देखिए माल्थस के क्या थे, ये कार्ल मार्क्स कट्टर आलोचक थे। जब दास कैपिटल लिख रहे थे तो ये कट्टर आलोचना की थी माल्थस की। इन्होंने बोला था माल्थस के कार्यों को स्कूली बच्चों का कार्य मानता था। ये मतलब जो भी माल्थस कार्य किए थे तो कार्ल मार्क्स कहते थे स्कूली बच्चों का कार्य है, ऐसे थोड़ी ना होता है कोई कार्य, ये ऐसे सिद्धांत थोड़ी ना दिया जाता है। ये कार्ल मार्क्स कहते थे माल्थस के बारे में। और आगे कहते हैं साधारण और एक पादरी के उत्कृष्ट चोरी का कार्य मानता था। अब देखो इतनी बड़ी एग्जाम लगा दी है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये मार्क्स जो है क्या राय रखते थे माल्थस के बारे में, ये आपको क्लियर कट रहना चाहिए। अब इनके जो सिद्धांत है ये सामाजिक, इन्होंने इसमें क्या कहा था ये जान लेते हैं। समाज को 2 वर्गों में इन्होंने विभक्त किया। जो कार्ल मार्क्स हैं बोलते हैं धनी एक वर्ग है और दूसरा एक निर्धन वर्ग है, जिसे ये सर्वहारा वर्ग कहते हैं, जो गरीब वर्ग है। तो 2 वर्गों में इन्होंने बांट दिया। और इनका यहाँ पर अगला पॉइंट है पूंजीवादी व्यवस्था ही जनसंख्या की समस्या की जड़ है। ये बोलते हैं कि जो भी धनी वर्ग है, जो ज़्यादा धनी है, वो ही सबसे बड़े जनसंख्या वृद्धि में या जनसंख्या में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसके कारण यही हैं। इन्हीं के कारण ही जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ये तो ये मानते थे कि धनी वर्ग का जो पैसा है ये निर्धन वर्ग से ही लिया जा रहा है। और ये आगे बोलते थे कि धनी वर्ग का पैसा अगर निर्धन वर्ग में बांट दिया जाए तो ये जनसंख्या की जो समस्या है जड़ से समाप्त हो जाएगी। पूंजीवादी जो भी पैसे वाले अमीर लोग हैं उनको ये सबसे बड़ी समस्या मानते थे जनसंख्या वृद्धि में। ऐसी अव्यवस्था ये मानते थे कि ये लोग कार्य करवा लेते हैं धनी वर्ग, और गरीब को खाली उसके खाने भर की चीज़ें देते हैं, जिससे वो हमेशा गरीब ही रह जाता है। तो ये मोटा मोटी कार्ल मार्क्स के बारे में था। यहाँ से जो भी चीज़ें पूछी जाती है, बुक इनकी किसने प्रथम द्वितीय तृतीय खंड लिखा, कितना सहयोग किया, ये सब मैं बता दिया हूँ। ये माल्थस को क्या कहें ये भी बता दिया। क्लियर कट, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे जननांगी संक्रमण सिद्धांत। थॉमस मोल प्रतिपादन इसका किए थे 1929 में, और इसके बाद 1945 में नोटेस्टिन ने यूएसए के जो हैं, ये भी दोनों यूएसए के हैं, इन्होंने इसके बारे में विस्तृत व्याख्या की थी। तो वही कहूँगा कि अगर आप नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, मैं जनसंख्या के पूरे थ्योरी को पढ़ा रखा है। आप इसके पीछे वाले जो वीडियो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बूस्ट मिलता है कि शायद मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छा नोट्स दे रहा हूँ। तो चलिए जान लेते हैं जो ये थ्योरी है इसके बारे में। अब ये थ्योरी में पहला पॉइंट है नोटेस्टिन जो है इसकी व्याख्या की है और अधिक विस्तार और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया था। जो थॉमसन का सिद्धांत दिया गया था 1929 में, ये आपको याद रखना है। और इसका विस्तार किसने किया, नोटेस्टिन ने। क्लियर कट में बता दिया। ये सिद्धांत जो पश्चिमी यूरोप विशेष रूप से इंग्लैंड और वेल्स पर ये कार्य हुआ था इस सिद्धांत का। और ये आपको याद रखना है, ये पूछा भी है कि यह सिद्धांत किस देश पर ज़्यादा कार्य किया गया इस सिद्धांत में, तो पश्चिमी यूरोप पर। यहीं से इस चीज़ों के बारे में जो भी यहाँ पर डाटा प्रस्तुत किए पश्चिमी यूरोप के जो इंग्लैंड और वेल्स के देते हैं यहीं से लिया गया है। तीसरा पॉइंट है यह सिद्धांत पाश्चात्य विकसित देशों में विगत 200 वर्षों से चली आ रही है। मतलब जो भी इंग्लैंड और वेल्स जैसे देश हैं यूरोप में, वहाँ पर यह सिद्धांत 200 वर्ष से चल आ रहा है। जो भी जन्म दर और मृत्यु दर हो रही है परिवर्तन, उसी पर यह आधारित है। यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर समझना होगा, जननांगी जो संक्रमण की अवस्था है ये आपकी टोटल कितने विद्वान दिए कहाँ के, ये नाम याद रखना है और कितने भाग में बांटा। जैसे नोटेस्टिन मोहजे जो हैं ये जो हैं यूएसए के हैं और इन्होंने इसे कितने भाग में भागा है, 3 भाग में। ये आपको याद रखना। थॉमसन जो है ये 3 भाग में, ये 1945 में दिए हैं और ये 1929 में दिए हैं। और
तीसरे जो आते हैं कार्ल साक्स और जीटी वार्था जो हैं 1969 में दिए हैं, इन्होंने 4 भागों में बांटा। ब्लेकर फ्रांस के हैं, ये याद रखिएगा, इन्होंने 5 भागों में बांटा है। एक क्लियर कट आपको याद रखना है, ये आपको विचलित नहीं होना। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार जब भी पूछा जाता है इस सिद्धांत से जननांकित संक्रमण, तो यहाँ से क्वेश्चन बना लिया जाता है कि ब्लेकर ने कितने भागों में बांटा, कहाँ का रहने वाला, कार्ल साक्स और जीटी तिरवाथा ने कितने भागों में बांटा, थॉमसन ने कितने भागों में, नोटेस्टीन ने कितने भागों में, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही यहाँ पर 5वां जो ह्रासमान की अवस्था है, इसका प्रतिपादन किसने किया, कोलिन क्लार्क ने किया, ये आपको याद रखना है। द्वितीय जनसंख्या सिद्धांत जो संक्रमण का आया था, ये किसने दिया था, यह अवधारणा किसने दिया था, रॉन लेसेथो तथा बेंडिका। ये 1986 में बेंडिका ने दिया था और रॉन लेसेथो ने। ये मैं बहुत बुक में खोजा, नहीं मिला, विकिपीडिया पर लिखा गया था, उसका सोर्स भी लिखा गया, तो मैंने विकिपीडिया से उठाया, इसको आपको बता रहा हूँ और ये सही है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा गया, पीवाईक्यू में भी बेंडिका दिया है, द्वितीय जनसंख्या संक्रमण। अगर बेंडिका की जगह रॉन लेसेथो देता तो ये भी सही है, आपको याद रखना है। अब जैसे कि मैं बात आया हूँ, आपको सिद्धांत के बारे में जानेंगे और किसने क्या शब्द प्रयोग किया, 3 खंड में बांटा है। तो जैसे मान लीजिए थॉमसन 1929 में यूएसए के रहने वाले हैं और उन्होंने पहला जो अवस्था माना है पूर्व संक्रमण काल की अवस्था, दूसरा जो अवस्था संक्रमण काल की अवस्था, तीसरा अवस्था जो है उत्तर संक्रमण काल की अवस्था माना। ये बस आपको याद रखना शब्द, ये शब्द पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जो थ्योरी है 5 अवस्था में चलती है, वो मैं अभी आपका सबके अनुसार डिटेल में एक जगह स्थापित रूप से बता दूंगा। पहले ये जान जाओ कि थॉमसन कितने भागों में बांटा, क्या नाम दिया, नोटेस्टीन ने, कार्ल साक्स ने, ये सब मैं बता देता हूँ। दूसरे जो विद्वान है नोटेस्टीन, ये भी यूएसए के रहने वाले हैं और इन्होंने 1945 में दिया था। उच्च वृद्धि की अवस्था से ये शुरू किया था, तो प्रथम इनकी अवस्था है उच्च वृद्धि की अवस्था, दूसरा ह्रासमान, तीसरा है जनसंख्या ह्रासमान की अवस्था। तो ये क्लियर कट हो गया होगा आपको। तीसरे जो विद्वान आते हैं कार्ल साक्स और जीटी तिरवाथा, 1969 में ये भी यूएसए के रहने वाले हैं और ये तीनों विद्वान देखिए 4 विद्वान टोटल मिला के हैं, चारों यूएसए के हैं। इन्होंने प्रथम जो अवस्था उच्च स्थायी माना, दूसरी प्रारंभिक वर्धमान की अवस्था माना, तीसरी जो उत्तर वर्धमान की अवस्था माना और चौथी निम्न स्थायी अवस्था माना। तो 4 अवस्था में इन्होंने बांटा, चारों यूएसए के हैं। ये विद्वान ब्लेकर फ्रांस के रहने वाले हैं, इन्होंने 5 भागों में बांटा है। प्रथम उच्च स्थायी अवस्था, द्वितीय प्रारंभिक वर्धमान अवस्था, तृतीय वर्धमान अवस्था उत्तर जो है, और चौथा जो निम्न स्थायी अवस्था, 5वां ह्रासमान की अवस्था। ये साफ साफ मैं अच्छा ऑथेंटिक बुक से लिया हूँ, आपको बस ये याद रखना है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, बहुत ही ये कठिन करके शब्द देता है, मैं वही शब्द लिखा हूँ जो पूछे जाते एग्जाम में, ये आपको याद रखना है। अब चलिए जननांकित संक्रमण सिद्धांत को जो है जो 5 भागों में बांटा गया है, इसे जान लेते हैं कि ये कैसे कार्य होता है इस अवस्था में और क्या होता है। तो देखिए ये जो है उच्च स्थायी अवस्था प्रथम है और ये हाई स्टेशनरी स्टेज कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इस अवस्था से सभी देश क्या हो गए हैं, गुजर चुके हैं, इस स्टेज से सारे देश गुजर चुके हैं। मोटा मोटी अफ्रीका में कोई देश देखने को मिले तो मिले, नहीं तो सारे देश इस अवस्था से लगभग गुजर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर 45 के मतलब 45,000 से अधिक जन्म दर और मृत्यु दर होती है ऐसे स्टेज में, और ये स्टेज एक ही ऐसा महाद्वीप जहाँ हो सकता है वो है अफ्रीका। यहाँ पर मृत्यु दर भी ज़्यादा है, जन्म दर भी ज़्यादा है, ये आपको याद रखना। तो प्रथम अवस्था आपको समझ में आ गई होगी, अभी ग्राफ से भी मैं आपको समझा दूंगा। ये द्वितीय अवस्था प्रारंभिक वर्धमान अवस्था, ईयरली एक्सपेंडिंग स्टेज कहा जाता है इसे, और इसमें जन्म दर जो है ये आपको याद रखना, जो जन्म दर मृत्यु दर बता रहा हूँ ये पूछ लेता है डायरेक्ट एग्जाम में। ये 35,000 और जो मृत्यु दर है ये जो है ह्रासमान में ये 35 से 15 आ जाता है। ये के अंतर्गत जो देश आते हैं पाकिस्तान, इथोपिया, कांगो, तंजानिया, युगांडा, इराक, अफगानिस्तान, मोजाम्बिक, नाइजर, मोटा मोटी जो बढ़िया देश हैं उनका नाम लिख दिया जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरी अवस्था उत्तर वर्धमान अवस्था, इसे लेट एक्सपेंडिंग स्टेज कहा जाता है। जन्म दर में जो है आपका 20,000 और मृत्यु दर में है लगभग यहाँ पर जो होता है 15,000 से कम होता है। देश कौन है, भारत है इस अवस्था में, केन्या है, मोरक्को, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, फिलीपींस, दक्षिणी अफ्रीका, यूएई जैसे देश आते हैं। चौथा अवस्था निम्न स्थायी अवस्था, लो स्टेशनरी स्टेज कहा जाता है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न स्थायी पर आ जाते हैं, मतलब जन्म दर और जो मृत्यु दर होता है ये लगभग लगभग दोनों समान चलते हैं और निम्न स्तर पर आ जाते हैं, स्थायी रूप में हो जाते हैं। देश कौन आता है, जैसे कि चीन हो गया, अर्जेंटीना, कनाडा, यूएसए, यूके, स्पेन, स्वीडन, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, फिनलैंड, आइसलैंड, ये सारे देश आते हैं
चौथे अवस्था में। ये देश का नाम भी आपको याद रखना है। पांचवी अवस्था शून्य वृद्धि की अवस्था होती है, मतलब यहाँ पर जनसंख्या तो जन्म ले रही है, मर भी जा रही है, मतलब हद से ज़्यादा लोग जन्म अगर ले भी रहे हैं तो उतना ही मर जा रहे हैं, तो वृद्धि क्या होगा, जीरो होगा। मान लो 10 लोग जन्म लिए, 200 मर गए, तो क्या कहोगे उसे, शून्य वृद्धि की अवस्था। या मान लो 10 लोग जन्म लिए, 9 लोग मरे, फिर से ये खूब साल तक जिए, अब इन्होंने कोई बच्चा नहीं, तो यहाँ पर भी कोई विकास नहीं किया, तो यहाँ पर शून्य वृद्धि की अवस्था, मतलब जनसंख्या ही ना के बराबर रहती है। अब यही चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ, जन्म दर मृत्यु दर से नीचे चला जाता है, मतलब 10 लोग जन्मे 11 लोग मर गए, या 10 लोग जन्मे, ये देखिए यहाँ पर विवाद चलता है। ये ग्राफ जो पांचवी अवस्था का ना, नीचे आता है ऊपर जाता है, नीचे आता है ऊपर जाता है, आई एक समान होता है। मान लो ये ग्राफ बना रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे चलेगा, तो ये ना इसमें जनसंख्या जो जन्म लेगी, मान लो यहाँ 10 लिया, 9 मरे, फिर से अगले साल में क्या हुआ कि यहाँ पर 9 हुए, मतलब जन्म लिए, और जो बूढ़ऊ थे उनको लेकर 10 मर गए, तो ऐसे करके यहाँ पर उतार चढ़ाव होता है। ये अवस्था में थोड़ा विवाद भी देखने को मिलता है, लेकिन इसे शून्य वृद्धि की अवस्था कहा जाता है। ये आपको क्लियर कट याद रखना। देश कौन से आते हैं, जापान, ग्रीस, इस्टोनिया, क्रोएशिया, पुर्तगाल। जापान तो एकदम चला गया है भाई, यहाँ पर बार बार मैं बोला हूँ, अन्य जनसंख्या जो वीडियो बनाए उसमें भी बोला हूँ कि यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि आप सामूहिक सेक्स में पार्टिसिपेट कीजिए, हमारे देश में पॉपुलेशन की वृद्धि में आप जनसंख्या जो वहाँ की सरकार रिक्वेस्ट कर रही है, जो भी लोग हैं वो आगे आइए और जनसंख्या की वृद्धि में योगदान दीजिए। तो क्योंकि बूढ़ों का देश हो गया जापान, वहाँ पर विकास तो बहुत है लेकिन जनसंख्या ना के बराबर है। तो 5 स्टेज इसे समझ लेते हैं। मैंने तो आपको हिंदी में बता दिया, और इसका जो है पिरामिड भी बनता है वो कैसे बनता है ये समझ लेते हैं। तो चलिए ग्राफ से समझते हैं। द 5 स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है, इसे मैं विकिपीडिया से उठाया हूँ, जो बेहतर पिक्चर था मैंने लिया। अब देखिए यहाँ पर ये ग्राफ है, ये बर्थ रेट की ग्राफ है ऊपर वाली लाइन, और ये डेथ रेट है, मर कैसे रहे हैं लोग, ठीक है। और यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन पूरे विश्व में बढ़ कैसे रहा है, क्लियर कट आपको याद रखना है। ये देखिए 5वां स्टेज जो आता है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, मैं बोला हूँ ना विवाद है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है बर्थ और डेथ रेट है और टोटल पॉपुलेशन है। नेचुरल इंक्रीज कहा जाता है जब टोटल पॉपुलेशन ऊपर की ओर जाती है, ठीक है, और नीचे की ओर आती है तो नेचुरल हरासमेंट, मतलब हरास कहा जाता है उसे। तो यहाँ पर देखिए बर्थ एंड डेथ रेट्स, ये पर जो है 10,000 पीपुल पर ईयर है, ये आपको याद रखना है, मतलब ध्यान रखना है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए पहला स्टेज है, यहाँ पर मैं बोला हूँ कि इस स्टेज से सारे देश गुजर चुके हैं। तो पहले स्टेज में बर्थ रेट हाई, डेथ रेट हाई, तब कितना है 35,000 बताया था के करीब। और ये स्टेज देख लीजिए, बर्थ रेट हाई, लगभग दोनों समान चल रहे हैं, दोनों एक गति से चल रहे हैं, है ना। सेकेंड स्टेज में आते हैं, यहाँ पर देख लीजिए हाई बर्थ रेट तो है, लगभग यहाँ पर मैं बोला भैया आपको 35 के तो है बर्थ रेट, लेकिन यहाँ पर जो है फाल्स रैपिडली हो रहा है, ये 15 से 35 आ जाता है। ये देखे होंगे 35 के 15 से 35, ये सेकेंड अवस्था की बात कर रहा हूँ मैं। इस अवस्था में जो है जो डेथ रेट फाल्स होता है, तो क्वेश्चन बोलता है कि किस अवस्था में जो अचानक से जो है डेथ रेट मतलब मृत्यु दर कम हो जाती है, और जो है बर्थ रेट मतलब जन्म दर बढ़ा रहता है, तो ये सेकेंड अवस्था है, आपको याद रखना है ये अवस्था। फिर से यहाँ पर तृतीय स्टेज देख लीजिए, यहाँ पर देखिएगा आप लोग फॉलिंग होता है। मैं तृतीय स्टेज में बताया हूँ कि लगभग ये भी ह्रास होने लगता है, जनसंख्या 20 के करीब आ जाता है, आपको बताया हूँ। और ये भी ह्रास होता है, 15 से नीचे इसका आ जाता है के, 15,000 से नीचे के मतलब 1000 होता है। और यहाँ पर देखिए फॉलिंग क्या हुआ, आप पूछता है क्वेश्चन कि किस स्टेज में जनसंख्या जो बर्थ रेट है मतलब जन्म दर है वो भी घट रहा है, और तेज गति से मृत्यु दर भी गिर रही है, मतलब डेथ रेट भी गिर रहा है, फॉल्स मोर स्लोली, मतलब धीरे धीरे गिर रहा है। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ से नीचे आ गया, अब यहाँ से देखिए डायरेक्ट नीचे आ गया, ये भी बर्थ रेट भी डेथ रेट भी। तो तृतीय अवस्था में ये होता है, और टोटल पॉपुलेशन धीरे धीरे माइनस की ओर ऊपर बढ़ेगा, मतलब घटते दर से इसे वृद्धि कहा जाता है। और चौथे स्टेज में लो हो जाता है, मतलब देखिए एकदम गिर के नीचे चला आया, ये आके मिल गया। चौथे स्टेज में जो है जन्म दर इतना गिर जाता है और मृत्यु दर भी इतना ज़्यादा गिर के समान हो जाता है कि दोनों एक अवस्था में आ जाते हैं, और यहाँ पर लगभग आके मिल जाते हैं, लगभग जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होता है। यहाँ से धीरे धीरे 5वें स्टेज में पहुंचते हुए, क्योंकि देखिए आधा जो स्टेज है यहाँ तो जन्म दर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मृत्यु दर आके लास्ट तक यहाँ पर चौथे स्टेज में दोनों मिल जाते हैं, और उसके बाद ये 5वां स्टेज में बढ़ जाता है। तो चौथे स्टेज में दोनों लो हो जाते हैं, मतलब मृत्यु दर भी
जो है धीरे धीरे अपनी लेवल में आ जाता है, और जो है आपका यहाँ पर देखेंगे बर्थ रेट भी गिर के नीचे आता है लो रूप में, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए फॉलिंग एंड देन स्टेबल, मतलब गिरेगा जनसंख्या लेकिन यहाँ से मृत्यु दर उससे मिल जा रहे तो स्टेबल, वही बोल रहा हूँ, दोनों एक समान हो जाते हैं। पांचवा स्टेज जो है ये देख लीजिए, ये दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं। अब बहुत बार होता है क्या कि कभी मृत्यु दर यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, कभी यहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा होता है। तो कभी मतलब मान लीजिए कभी यहाँ पर 50 लोग जन्म लिए, क्या हुआ कि 50 लोग मर गए, या हो सकता है 50 लोग जन्म लिए 40 लोग मर गए हैं। वैसे हो सकता है कि 40 लोग जो हैं जन्म लिए हैं ये टोटल के टोटल, और यहाँ पर 50 लोग मर गए। तो वही चीज़ है कि कभी ज़्यादा मृत्यु हो जाए, कभी कम मृत्यु हो जाए, कभी ज़्यादा जन्म हो जाए, कभी कम जन्म हो जाए। तो यहाँ पर हमेशा पॉसिबल फॉलिंग यहाँ पर हो रहा है, फर्दर पॉसिबली राइजिंग अगेन, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मृत्यु जो दर है हो सकता है ज़्यादा गिर जाए, हो सकता है जन्म दर ज़्यादा हो जाए। तो दोनों मिला के लास्ट स्टेज में बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, इसीलिए इसे शून्य विकास की अवस्था कहा जाता है। शून्य लिटिल चेंज आता है, वही लिटिल चेंज का मतलब बहुत छोटा चेंज है, माइनर, कि 50 लोग जन्म लिए यहाँ पर क्या है 40 लोग मरे, ये मान लो कि यहाँ पर राइज हो गया किसका, ये बर्थ रेट का। अब मान लो यहाँ पर 60 लोग मर गए और यहाँ पर 50 लोग जन्म लिए, दोनों तो बराबर हो गया ना। तो ये होता है पांचवा स्टेज, यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव होता है, वही शून्य अवस्था का विकास होता है यहाँ पर। अब अवस्था में पिरामिड का आकार कैसे बनता है ये भी समझा देता हूँ। प्रथम स्टेज में पिरामिड कैसा बनता है, देखिए जड़ बहुत चौड़ा है, मेनूमेन का, खूब ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है खूब जनसंख्या। मान लो यहाँ पर जो जनसंख्या है, एग्जाम्पल स्वरूप लीजिएगा, ये किसी बुक में नहीं लिखा, मैं अपने और से बता रहा हूँ, ये 10 के है। मान लो यहाँ पर 10 के, यहाँ पर आके क्या हो जाए 1000 हो जाए, यहाँ पर भी 1000 हो जाए। तो जड़ खूब चौड़ा, पुलाइन एकदम पतला। तो ये कौन सा स्टेज है, प्रथम स्टेज, ठीक है। दूसरा है रैपिडली इंक्रीज होता है। रैपिडली मतलब यहाँ जनसंख्या 50,000 था, एक एग्जाम्पल स्वरूप यहाँ 50,000 था। अब ये स्लोली घटेगा लेकिन तेज गति से, एकदम त्रिभुज के नुमा, जड़ एकदम चौड़ा रहेगा, एकदम खड़ा हो जाएगा, यहाँ से धीरे धीरे घटता जाएगा, यहाँ से एक त्रिभुज के नुमा आकृति जब बनती है मेनूमेन के स्टेज का, तो उसे हम सेकेंड अवस्था कहते हैं। और यहाँ पर इंक्रीज स्लो डाउन होता है, और यहाँ पर जो है जड़ जो एकदम थोड़ा सा कम हो जाता है, और जब त्रिभुज से एक टेम्पल के रूप में आकृति बनने लगती है, टेम्पल नुमा जब आकृति बनती है, तो याद रखिएगा थर्ड स्टेज है। फोर्थ स्टेज में एक यू आकार का आकृति बन जाता है, मतलब जड़ हल्का चौड़ा रहेगा, जनसंख्या धीरे धीरे घटेगी, मृत्यु दर जनसंख्या आपस में पास मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आके यू आकार की आकृति बन जाती है। आप लोग देख लीजिए, ये उल्टा करेंगे तो यू आकार होगा। इस स्टेज में जो है मेनूमेन की जो जनसंख्या है, ये यहाँ पर थोड़ा सा ये देखेंगे तो ओ नुमा आप आकृति बन जाती है, शून्य विकास है, न ज़्यादा इसमें कोई जनसंख्या बढ़ रही है न घट रही है, तो ये ओ नुमा हो जाती है, मतलब जीरो नुमा देखा जाए इसका आकृति बन जाता है जो भी पिरामिड है। इसे ट्रांजिशन फेज का 5 स्टेज कहा जाता है। पांचों स्टेज से क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में बहुत ज़्यादा, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया, मैं पूरा कोशिश की हूँ आपको समझाने को। अब इसके बाद से जनसंख्या जो वृद्धि सिद्धांत में रोस्टोवा का आर्थिक वृद्धि सिद्धांत आता है, 1960 के दशक में सिद्धांत आया था, ये मोटा मोटी याद रखिएगा। यह सिद्धांत जापान, रूस, यूएसए, कनाडा, पश्चिमी यूरोप पर आधारित है। ये पूछा गया किस देश पर आधारित है सिद्धांत, तो जापान, रूस, यूएसए, कनाडा, पश्चिमी यूरोप के जो देश आते हैं, जैसे ब्रिटिश आपका वहाँ पर है, और ऐसे देश जो वहाँ पर पश्चिमी एरिया में बसे हुए उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसी पर आधारित, तो पश्चिमी यूरोप ऑप्शन में देता है भैया। अब यहाँ से निवेदन आप सभी से वही मैं कहता हूँ कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा कि मेरा नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ तरीका ये आपको कैसा PYQ में सॉल्व करने में मदद कर रहा है। तो चलिए आपको इनकी जो अवस्थाएं बताएं, 5 अवस्था, अर्थव्यवस्था जो गुजरती है 5 अवस्था से, उसी के हिसाब से जनसंख्या की वृद्धि होती है, रोस्टोवा मानते हैं, इसको जानते हैं। पहला अवस्था में बोलते हैं कि आर्थिक जो वृद्धि होता है परंपरागत होता है, और इसी हिसाब से जनसंख्या भी बढ़ती है। दूसरी अवस्था में उत्थान से पूर्व की दशा होती है। तीसरी अवस्था जो होती है उत्थान की अवस्था होती है। चौथी अवस्था परिपक्वोन्मुख अवस्था होती है, और पांचवी अवस्था अत्यधिक उपभोग का युग होता है, इसीलिए अत्यधिक लोग खाते हैं, आलसी हो जाते हैं। अभी लास्ट स्टेज में हम जानेंगे। प्रथम अवस्था को जानते हैं, परंपरागत अवस्था जो होता है रोस्टोवा के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था का अगर परंपरागत विकास हो रहा है तो वहाँ पर जनसंख्या कैसी होगी, रोस्टोवा बताते हैं उसकी वृद्धि कैसी हो रही है जनसंख्या की। ये कंपेयर किए अपनी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत से
तो चलिए हम जानते हैं परंपरागत अवस्था, द स्टेज ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो परंपरागत है, ट्रेडिशनल होता है। और इसको जानते हैं, पहला इसमें जो आता है 3/4 से अधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न होती है। तो ये भाई किसी कृषि कार्य में, तो परंपरागत अवस्था में एग्जाम्पल स्वरूप अगर देख लीजिए जो विकासशील देश हैं, जैसे भारत को ले लीजिए, यहाँ पर भी बहुत सारी जनसंख्या, लगभग 60 से 70% लोग जो कृषि कार्य पर जुड़े हुए हैं। भारत भी अभी गांव का एरिया है, ये परंपरागत अवस्था से चल रहा है। सेकंड जो यहाँ पर ये बोलते हैं परिवार जातिगत और संबंधों का महत्व अधिक रखता है। तो देखेंगे आप भारत के परिवार जो है गांव के, वहाँ देख लीजिए जातिगत ज़्यादा होता है ना, वहाँ पर कास्ट का, रिलीजन का, धर्म का, सारी चीज़ें मानी जाती हैं। तृतीय बोलते हैं आदिम अवस्था से लेकर पशुपालन, आदिम कृषि, सामंतवादी अर्थव्यवस्था होती है। यहाँ पर जो परंपरागत अवस्था होती है, यहाँ जनसंख्या भी इसी आधार पर कार्य करती है, कम जनसंख्या भी होती है इस अवस्था में। और चौथा है बंद परंपरागत अवस्था में प्रौद्योगिकी अत्यंत पिछड़ी होती है, और जिसके कारण उत्पादन स्तर निम्न अत्यंत होता है, मतलब बहुत नीचा होता है परंपरागत अवस्था, क्योंकि यहाँ पर साइंटिफिक रूप से बिजली, चाहे कोई भी चीज़ ले लीजिए, एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आपके पास साइंटिफिक रूप से कोई खाद्य नहीं है, कौन सा खाद्य का छिड़काव करना, कितनी मात्रा में करना, कुछ जानकारी नहीं है, तो क्या होगा, उत्पादन स्तर नीचे चला जाएगा। अत्यंत गरीब भी लोग होंगे, अब मेहनत भी खूब करेंगे, जितना उपजाएंगे उतना खा जाएंगे, यही होता है, तो कहाँ से विकास हो पाएगा। तो परंपरागत अवस्था ये बस खाते पीते जीते हैं। इस अवस्था में लोग अपनी फ्यूचर के बारे में बहुत कम ही सोच पाते हैं, क्योंकि इसी में लगे रहते हैं, बुद्धि का भी विकास कम हो पाता है। दूसरी अवस्था उत्थान से पूर्व की दशा है, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ की अवस्था होती है, मतलब यहाँ से एक्सीलरेट गाड़ी लेती है, मतलब एक्सीलरेटर ऐठिए, गियर में डालिए, 2 नंबर 3 नंबर में जनसंख्या पुश करेगी, और जो वहाँ पर विकास की दर मतलब पुश होने की गति पर आएगी। तो ये बोलते हैं कि पहला जो यहाँ पर रूल कार्य करता है, परंपरागत समाज उत्थान अवस्था के मध्य संक्रमण स्थिति का द्योतक होता है, मतलब इस समाज से लोग निकल के अब धीरे धीरे उत्थान की ओर बढ़ रहे हैं। संक्रमण मतलब अब आपस में लोग ये सोच रहे हैं कि यार जानकार हो गए थोड़ा, कि क्या फर्टिलाइजर का यूज होना चाहिए, लोग जो है ये सोच रहे हैं कि हमारे लड़कों को ऐसे पढ़ाना चाहिए, ऐसे कृषि करना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर एक्सेलरेट लोग कर रहे हैं, क्योंकि वृद्धि कैसे की जाए अपने एरिया में और उपज कैसे की जाए, ये लोग यहाँ पर सोचना शुरू कर देते हैं। तीसरा इसमें पॉइंट कहते हैं उत्थान से पूर्व की दशा में जनसंख्या वृद्धि दर में वृद्धि होती है, जनसंख्या वृद्धि होगी तभी तो उत्पादन दर बढ़ेगा, सब बोल रहे हैं, तो यहाँ पर रोस्टोवा भी बोलते हैं। और तीसरी अवस्था में बोलते हैं कि नगरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि हेतु कृषि में प्रौद्योगिकी क्रांति आती है, मतलब सेकेंड अवस्था में ही नगरीकरण स्टार्ट होने लगता है और जनसंख्या वृद्धि तेजी से होती है, तो प्रौद्योगिकी में क्रांति आती है कृषि के क्षेत्र में। अब रोस्टोवा तीसरी अवस्था में बोलते हैं, ये बोलते हैं कि दी टेकअप ऑफ स्टेज, मतलब यहाँ से ग्रोथ तेजी से बढ़ेगा, उत्पय की अवस्था इसे कहा जाता है। इसमें पहला पॉइंट है शुद्ध विनियोग की दर राष्ट्रीय आय के 5% बढ़कर 10% हो जाता है। ये पूछा भी जाता है कि कितना बढ़ जाता है विनियोग की दर राष्ट्रीय आय से, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ पॉइंट है रेलवे डेयरी वस्त्र उद्योग में तीव्रता से विकास होता है। और तीसरा है उत्थान अवस्था की अवधि 20 से 30 वर्ष अत्यंत अल्प हो जाती है, मतलब बहुत कम समय में उत्थान तेज गति से होता है इस अवस्था में। ये आपको रोस्टोवा के मॉडल के द्वारा सीखने को मिल रहा है, इसी के हिसाब से जनसंख्या भी बढ़ेगी। चौथा जो अवस्था है परिपक्वोन्मुख अवस्था, द स्टेज ऑफ ड्राइव टू मैच्योरिटी, मतलब आप एकदम पक्के ड्राइवर हो रहे हो और आप अच्छे से ड्राइव करोगे, ये अवस्था बोलता है आपको ये पता चल चुका है कि क्या कितना उपज करना है, कैसे करना है, क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है। और ये जो है सेकेंड इसका पॉइंट करता है विनियोग की दर राष्ट्रीय आय से 10% से अधिक हो जाती है। और तीसरा ये बोलता है आधुनिक प्रौद्योगिकी परिक्षेत्र का प्रभाव पूर्ण व्यवहार करता है, ये अवस्था चौथी अवस्था है, बहुत ज़्यादा आधुनिक हो जाता है ये अवस्था। और पांचवा पॉइंट कहता है इस अवस्था में जनसंख्या का आकार निस्ता बढ़ता है। पांचवा जो अवस्था है यहाँ पर अत्यधिक उपभोग का युग, दी एज ऑफ हाई मास कंजप्शन होता है, यहाँ पर बहुत लोग खाते हैं, आलसी जैसे पड़े रहते हैं, इतना अमीर हो जाते हैं पूछे नहीं। अब इस स्टेज में जो देश आता है वो आता है जो अत्यंत खाते हैं, आय स्तर उपभोग स्तर खूब ज़्यादा होता है। यूके, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, अमेरिका, कनाडा, रूस, ये सारे विकसित देश हैं और यहाँ के लोग खूब खाते पीते हैं, मोटे मोटे होते हैं। ये पांचवें स्टेज में होते हैं क्योंकि इनके पास पैसा खूब है, सब कुछ है, ये विकसित हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, फैक्ट्री लगी हुई है। इस स्टेज में जनसंख्या वृद्धि मंद और स्थिर हो जाती है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जब विकसित होते हैं, बुद्धि बढ़ जाती है उनके दिमाग की, तो जनसंख्या कम पैदा करते हैं, चाइल्ड कम पैदा करते हैं, अडाप्ट ज़्यादा कर लेते हैं, मन मुताबिक चलते हैं क्योंकि बुद्धिमान ज़्यादा हो जाते हैं, पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब ये स्टेज जो कैसे चलता है ये देख लेते हैं। अब
देख लीजिए ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। अब इसे भी आप जो पॉइंट में बताएं उसी से आप समझ गए होंगे। तो ये आपका हो गया, ये एक ग्राफ है और ये जो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री का ये बता रहा है ग्राफ लाइन जो है। रोस्टोवा 5 स्टेट मॉडल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई मास कंजप्शन लास्ट में बताया हूँ आपको। यहाँ पर कंज्यूमर्स एंजॉय ए वाइड रेंज ऑफ गुड्स। हाँ, ये देखिए यहाँ पर जो होता है कि लोगों की जो है खाने पीने की आदतें बहुत आलसी रूप में हो जाती है और इस स्टेज में लोग 5वें स्टेज में क्या करते हैं, यहाँ पर जनसंख्या मंद गति से पैदा करते हैं, मंद गति से वृद्धि होता है, मतलब ना के बराबर जनसंख्या वृद्धि होती है। ट्रांजिशन फेस में भी आप पढ़ें। तो ये पहला जो यहाँ पर आता है ये ट्रेडिशनल सोसाइटी होता है। इस फेस में मस्ट जो पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर में होते हैं, मोटा मोटी आप याद रखिएगा। सेकेंड स्टेट प्री टेक ऑफ सोसाइटी होती है। यहाँ पर जो होते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं, ये आपको याद रखना है। और टेक ऑफ स्टेज में जो होता है इन्वेस्ट एंड ग्रोथ होता है बहुत तेज गति से। सेकेंड अवस्था में ज़्यादा तो इन्वेस्ट सरकार ही करती है ना, सरकार पहले देश को वृद्धि करेगी। तब थर्ड अवस्था में जो इन्वेस्टमेंट आएगा, प्राइवेट फैक्ट्रियाँ आएंगी, लगेंगी, प्राइवेट लोग आएंगे, लगाएंगे पैसा, तब तो ग्रोथ होएगा। पहले सरकार ट्रस्ट जिताएगी तभी तो अन्य लोग आके पैसा लगाएंगे। ड्राइव टू मेच्योरिटी स्टेज, इसमें फोर्थ स्टेज का आ जाता है इसको। ये जो टेक्नोलॉजी यूज आप आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का तेज गति से विकास होगा और इससे 5वें स्टेज में घुस जाएंगे जहाँ पर लोग आलसी हो जाते हैं, जैसे अमेरिका, यूएसए, यूके के, रसिया के लोग हैं। और यहाँ पर लोग खूब खाते पीते हैं, लड़के कम पैदा करते हैं। अब इस स्टेज से आप यहाँ देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जनसंख्या धीरे से वृद्धि होगी, धीरे धीरे, फिर से यहाँ पर थोड़ा तीव्र, फिर से तीव्र, फिर से यहाँ उससे तीव्र, उसके बाद से यहाँ डाउनफॉल हो जाएगी। ये रोस्टोवा के मॉडल के अनुसार। उम्मीद करता हूँ ये मॉडल आपको समझ में आएंगे। ये जो ग्राफ में दिया ना, ये पूछा जाता है जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत में। नेक्स्ट सिद्धांत एकरमैन का आता है 1970 के करीब में। ये सिद्धांत आया था जनसंख्या संसाधन प्रदेश सिद्धांत। अमेरिका के रहने वाले हैं और मात्रात्मक रूप में ये सिद्धांत है, ये आपको याद रखना है। तो वही आपसे कहूँगा कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा आपको ये नोट्स और पढ़ाया गया मेरा कैसा लगा है। तो चलिए पहले पॉइंट समझते हैं। जनसंख्या संसाधन और तकनीकी आधार पर 5 खंडों में विश्व को बांटा था किसने? एकरमैन महोदय ने। याद रखना पॉइंट, जनसंख्या और संसाधन और तकनीक, इसी के आधार पर 5 खंडों में बांटा है एकरमैन ने। और इस सिद्धांत के आधार पर बताते हैं कि किसी प्रदेश का विकास जैसे जैसे हो रहा है उसी हिसाब से जनसंख्या के वहाँ पर वर्चस्व या कमी बेसी होती है। अब यहाँ पर ये बताते हैं पहला जो यहाँ पर जनसंख्या और संसाधन तकनीक के आधार पर पहला खंड है संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार का जो क्षेत्र आता है एकरमैन का। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर बोलते हैं जनसंख्या संसाधन अनुपात निम्न होता है। संसाधन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो है यूज करने वाले लोग कम है, तो जनसंख्या कम होने के कारण संसाधनों की तुलना में देखा जाए तो संसाधन ज़्यादा, जनसंख्या कम, इसीलिए इसका अनुपात क्या होगा? निम्न होगा। ये याद रखिएगा आप लोग, ये पूछता भी है। अब इसमें देश कौन कौन से आते हैं? तो ये आते हैं आपके देश यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्वी रूस देश आते हैं। आप मैप में एक बार देख लीजिएगा, ये देश याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूछे जाते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार के क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। यहाँ पर जीवन स्तर कैसा होता है? उच्च होता है, जनसंख्या का आकार अल्प होता है। अब देखिए इसे जो भी है, रसिया में देख लीजिए, कनाडा में देख लीजिए, जो पूर्वी रसिया का एरिया है वहाँ पर जनसंख्या कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए कितना जनसंख्या, यूपी इतना, अपने जो भारत का यूपी उतना जनसंख्या यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जीवन स्तर क्या होगा? बेहतर कंडीशन होगा, हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ें मिल रही है, जनसंख्या कम है। एक व्यक्ति पर पता चल रहा है कि 10 रोबोट चलाने का जिम्मेदारी है, ऐसा है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है लेकिन लोग कम है, तो भारत से, विदेश से लोग, अन्य कंट्री से, अफ्रीकन से लोग जाके यहाँ पर कार्य करते हैं, काम काज करते हैं, लोगों का जो काम काज है संभालते हैं। अब इस देशों में सबसे उत्तम देश कौन सा? यूएसए। इस क्षेत्र में सबसे अच्छा जनसंख्या इसके पास भी है। और संसाधन के दृष्टि से सबसे उत्तम देश कौन है? अपना यूएसए है, इसे आप लोग याद रखिएगा। दूसरा जो बोलते हैं एकरमैन, यूरोप प्रकार का क्षेत्र, इसमें भारत, चीन आ सकते हैं कुछ समय बाद, इस एरिया में आएंगे। अब अभी इतना विकास नहीं हुआ कि भारत जो है इस एरिया में आ सके, चीन अभी अग्रसर इसको। अब इसमें देश कौन आता है? दक्षिणी पश्चिमी यूरोप देश जो हैं, दक्षिण पश्चिमी यूरोप में ब्रिटेन, वही फ्रांस, जो देश आएंगे वही आएंगे। ग्रेट ब्रिटेन देखिए यहाँ पर बता भी रहा हूँ, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, इटली, जापान, ये सारे देश यूरोप प्रकार के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर जापान का आप लोग याद रखिएगा, ये प्रशांत महासागर के आपका जो है पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। आप देखेंगे अगर लैंड भूमि में तो ये पूर्वी तट पर है, तो इसके अनुसार इसे आप लोग याद रखिएगा। बाकी सब दक्षिणी पश्चिमी यूरोप के देश हैं। और साथ ही यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कम होता है, जीवन स्तर नीचा होता है, ये आपको याद रखना है। प्रति व्यक्ति आय क्यों कम है?
क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे देशों में ये टूटा हुआ एरिया है और जीवन स्तर नीचा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर किसी के पास उतने बड़े लैंड भूमि नहीं है जितने ज़्यादा ये पहले अवस्था में था। ये आपको याद रखना है। इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट से जनसंख्या संसाधन का अनुपात उच्च होने के कारण, जैसे जनसंख्या भी उच्च है वही बोला हूँ, और संसाधन बहुत कम है, लैंड भूमि भी बहुत कम है, लोगों के प्रति अगर डिस्टेंस देखा जाए वैसे की अपेक्षा तो बहुत कम है। इस कारण से यहाँ उच्च जीवन स्तर बनाए रखना बहुत चुनौती बन गया है, बहुत कठिन हो गया वर्तमान समय में देखा जाए तो। चलिए अब तीसरा जो एकरमैन क्षेत्र बताएं उसे जानते हैं। ब्राजीलियन प्रकार का क्षेत्र है और तकनीकी दृष्टि से बहुत पीछे है, क्षेत्रफल बहुत विशाल है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, अब ब्राज़ील को देखेंगे तो बहुत बड़ा एरिया है। इसमें जो देश आते हैं वेनेजुएला, बोलिविया, भीतरी अर्जेंटीना और प्राग्वे, ये आपको याद रखना। और अगला पॉइंट इसका है जनसंख्या संसाधन अनुपात निम्न है, अर्थात ज्ञान साधनों की जो तुलना में जनसंख्या कम है, वही बोला हूँ क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। इस हिसाब से यहाँ पर जो है पिछड़ा एरिया है और विकास ना हो पाया। चौथा जो आता है प्रकार का एकरमैन का क्षेत्र मिस्र प्रकार का या चीन प्रकार का क्षेत्र कहा जाता है। याद रखिएगा ये लोग, ये पूछा गया है टॉपिक भी, चीन प्रकार का क्षेत्र कौन होता है, मिस्र प्रकार का क्षेत्र होता है। ये तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा है। अब देखिए चीन अभी विकासशील देश है, विकसित नहीं हुआ है, तो तकनीकी दृष्टि से बहुत पिछड़े एरिया है। जनसंख्या संसाधन अनुपात उच्च है, देखेंगे चीन में भी भारत में भी बहुत ऊंचे है। इसी अवस्था में भारत भी आएगा मिस्र प्रकार में ही या चीन प्रकार में ही। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि तीव्र होता है, अधिकांश जनसंख्या कृषि पर जीवन पर निर्वाह करती है। चीन में भी भारत में भी देखेंगे तो बहुत सारे लोग, सारे 75% भारत में कृषि ही लोग हैं, कार्य करते हैं। अब इस क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से एरिया आते हैं देख लेते हैं। एशिया में जो अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, दक्षिणी यूरोप में ये क्षेत्र स्थित है और ये आपको याद रखना पड़ेगा। जिसमें आप देखेंगे पूर्वी एशिया में जो देश आते हैं उसमें चीन और कोरिया आते हैं। दक्षिणी एशिया में जो देश आते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल आता है। ये देखिए मैं क्षेत्र वाइज डिवाइड कर दिया हूँ, जिस दिशा में जो देश है उसका मैं यहाँ पर नाम भी लिख दिया हूँ। दक्षिणी पश्चिमी जो एशिया में जो देश आते हैं अफगानिस्तान आते हैं, टर्की, लेबनान, साइप्रस आदि देश आते हैं। लैटिन अमेरिका में जो देश आते हैं पेरू आता है, कोलंबिया आता है, हैटी आता है, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर आता है। और दक्षिणी यूरोप में जो सिस्लो आता है, यूनान आता है, युगोस्लाविया आता है, अल्बानिया आता है आदि देश आते हैं। अफ्रीका में देखा तो मिस्र, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनिसिया आता है। तो ये पूरे क्षेत्र हैं जो चीन या मिस्र प्रकार के क्षेत्र हैं। ये आपको याद रखना है। जनसंख्या ज़्यादा है, कृषि पर ये ज़्यादा निर्भर करते हैं, ये क्षेत्रफल कम है, बहुत कम है, उपज इसीलिए बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जितना उपज करते उतना खा पी लेते हैं, खुद खत्म हो जाता है, तो कहाँ से विकास तेज गति से हो पाएगा। और यहाँ पर पांचवा जो स्टेट आता है आर्कटिक मरुस्थल तुल्य क्षेत्र। अब देखिए आर्कटिक क्षेत्र तो आप समझ ही पाएंगे, क्षेत्र बहुत बड़ा निर्जन भूमि है क्योंकि यहाँ पर विकास ना के बराबर होगा। चलिए जान लेते हैं पॉइंट से। शीत मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल शामिल होते हैं जितने भी आते हैं इस एरिया में। यहाँ पर तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है। क्षेत्र में कच्चे माल के स्रोत, भविष्य में तकनीक के कारण वृद्धि की संभावना, जैसे सहारा मरुस्थल लीजिए, उष्ण मरुस्थल है। शीत मरुस्थल आप देख लीजिए, आप चले जाइए जो भी आर्कटिक क्षेत्र है वहाँ पर चले जाइए, उस क्षेत्र में आप तकनीक का प्रयोग करेंगे। अगर आपके पास हाई टेम्परेचर वाली मशीन है या सबसे लो टेम्परेचर वाली मशीनों पर कार्य करने की तकनीक आ जाएगी, तब यहाँ पर विकास कर पाएंगे इस एरिया में। तो शीत मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल आपको याद रखना है। और साथ ही यहाँ पर बता देता हूँ कौन कौन मरुस्थल। अफ्रीका में सहारा, कलहारी, एशिया में अरब, थार, गोभी, तुर्किस्तान आदि ये मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका में अटकामा और पेंटागोनिया मरुस्थल आते हैं। ये सारे उष्ण मरुस्थल है, ये आपको याद रखना है। और ग्रीनलैंड, अलास्का में और यूएसए में ये आता है। और साइबेरिया और गोबी मरुस्थल ये सारे क्या है, शीत मरुस्थल है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत में ये लास्ट सिद्धांत आपका है, ये डेविड रिकार्डियन सिद्धांत। इसके बाद से आपका यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से टॉपिक खत्म हो जाएंगे। तो चलिए इसको जान लेते हैं, उसके बाद से हम बाद में प्रवास सिद्धांत पढ़ेंगे। इतना आपका जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको डिटेल में भी ये चीज़ें QIQ के हिसाब से अच्छे मिली होंगी। अब यहाँ पर देखिए वही बात है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। PYQ अगर सॉल्व कर रहे हैं, मैं करवाऊँगा भी फ्यूचर में, एग्जाम जब करीब आएगा तो बताइएगा कि PYQ में आपको कैसी इनपुट मिल रहा है ये थ्योरी देखने के बाद से। तो डेविड रिकार्डियन सिद्धांत जो है ब्रिटिश के रहने वाले अर्थशास्त्री हैं डेविड, और ये अर्थशास्त्री थे की पुस्तक जो है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सन्स 1800 जो आया था 17 में आया था। इसको आपको याद रखना, पुस्तक से क्वेश्चन इनका पूछा जाता है।
इनका मुख्य कार्य श्रम, मजदूरी और किराए मुद्दों पर केंद्रित था। ये आपको ध्यान रखना कि वो किस बारे में ज़्यादा सोच रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, रिकार्डो मानते थे जनसंख्या जैसे 25 वर्षों में दोगुना होती है, वैसे ही देश का आय भी 25 वर्षों में कम समय में दोगुना हो जाता है। तो इनका मानना था, ये पॉजिटिव है एक तरह से देखा जाए तो। ये माल्थस के मित्र हैं डेविड रिकार्डियन, और ये इनकी आलोचना कर दी है। जनसंख्या 25 वर्ष में दोगुना हो रहा, अब 25 वर्ष से कम समय में दोगुना हो जाता आय, तो भैया पैसा तो उसके पास आ ही गया। अब पैसा आ गया तो जनसंख्या बढ़े, उससे क्या लेना देना, उसको क्या फर्क पड़ता है। उसके मान लो आपके घर में 10 लोग हैं, आपके पास जो है 10 साल में 1 लाख रुपया हो गया, है ना। यहाँ पर 10 लोग हैं, और क्या हुआ कि आने वाले ये 10 साल मान लो, 1 साल मान लो, 1 साल में 10 लोग हैं आपके पास, और ये हो गया 1 लाख रुपया आपके पास है। आने वाले 1 साल बाद, मतलब दूसरे साल में आपके पास यहाँ पर जनसंख्या बढ़ के 20 लोग हो गए। एक बात कह रहा हूँ, बड़ी फैमिली है, और यहाँ पर जो है 1 लाख से आपका पैसा क्या हो गया, 2 साल से पहले ही मान लो 1.5 साल में आपके पास पैसा हो गया 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख मान लो। तो क्या हो गया, आपको फर्क पड़ेगा। 1 लाख कमा रहे थे 1 साल पहले, 10 लोग थे, 20 लोग हो गए, और उससे पहले हमारे पास 2 लाख 3 लाख रुपया हो गया, तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस अनुसार ये बोलते हैं कि जो जनसंख्या बढ़ती है 25 वर्षों में, उससे कम वर्षों में आपकी पैसा जो है उससे कई गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। और डेविड रिकार्डियन एक तरह से देखा जाए तो आलोचना कर दी है माल्थस की। अब यहाँ पर अगला पॉइंट, रिकार्डो के अनुसार जनसंख्या वृद्धि का विकास का बाधक नहीं है, मतलब जनसंख्या जो वृद्धि होती है उसके विकास में बाधक नहीं होती है, जो उस देश का विकास हो रहा है। जनसंख्या जितना वृद्धि होगी, माल्थस बोलते हैं, मजदूरी, श्रम में, उसके किराए में भिन्नता आएगी। मान लो जनसंख्या आपके पास ज़्यादा हो गई, मान लो पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई आपके पास, मजदूर ज़्यादा आ गए, मजदूर ज़्यादा हो गए, कंपटीशन बढ़ गया, तो भैया क्या हुआ, सैलरी क्या होगा, सैलरी जाहिर सी बात है, मान लो 400 था, एक मिस्त्री था, एग्जाम्पल स्वरूप समझना, एक यहाँ पर कारीगर था, 400 रुपया लेता था, 4 कारीगर आ गए, है ना, कंपटीशन बढ़ा दिए। अब 4 कारीगर हैं तो 100 रुपया भैया हो जाएगा मजदूरी, होगा कि नहीं होगा, है। अभी मान लो कुवैत लोग जाने लगे, सऊदी अरबिया जाने लगे, वहाँ भी मजदूरी मान लो एक फोरमैन की 4 लाख रुपए, एग्जाम्पल स्वरूप 4 लाख रुपए है। अगर मान लो वहाँ पर 50 लोग हैं, और 50 के 50 फोरमैन है, 4 लाख रुपया। अब मान लो यहाँ से लोग भेज दिया जाए 200-250 लोग, है ना, संख्या बढ़ा दो, तो फोरमैन की सैलरी डाउन हो जाएगी। अगर वहाँ पर जो कार्यभार है 50 लोग का ही था, लेकिन वहाँ पर 200 लोग भेज दिए एक्स्ट्रा, अब 200 लोग एक्स्ट्रा मतलब 150 प्लस हुए ना एक्स्ट्रा, अब 150 प्लस होंगे तो सैलरी डाउन होगी। ये रूल पड़े होना इकोनॉमिक्स का, क्योंकि जितना आलू आएगा मार्केट में, कोई भी सामान जितना मार्केट में उपस्थित होगा, उससे सामान का भाव उतना डाउन हो जाएगा, ये रूल है। देखिए जो मांग और सप्लाई के रूल चलता है ना, ये जैसे मान लो 1 किलो आलू है, खरीदने वाला 10 है ना, 1 किलो मान लो आलू है, यहाँ पर 1 केजी आलू है, खरीदने वाले कितने हैं, 10 हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा, जो बेचने वाला क्या करेगा, इसका दाम कितना भी, रेट अपने अनुसार बढ़ाएगा ना, रेट क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, क्या कर देगा, कहते भैया नहीं 500 रुपया किलो बेचेंगे, है ना। भले से वो खरीद के लाया हो कितने पर, वो खरीद के लाया 10 रुपया पर लाया हो, लेकिन वो बेचेगा क्या, अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि एक ही व्यक्ति बेचने वाला, खरीदने वाला 10 है। वही उल्टा हो जाए, बेचने वाले कितने हो जाए, 10 से 20 हो जाए, खरीदने वाले कितने हो जाए, 2 से 4 हो जाए। कहीं भैया आओ हमारे यहाँ से ले जाइए, कोई आओ भैया, भैया 20 रुपया किलो बा, 5 रुपया किलो बा। जैसा अभी हाल ही में देखोगे गोभी का भाव कैसे चला है, 1 रुपया केजी जो किसान बेच रहा था, मार्केट में आके 10 से 5 रुपया केजी बिक रहा था, 10 से 5 रुपया केजी आपका क्या बिक रहा था, गोभी बिक रहा था। तो वही यहाँ पर डेविड रिकार्डियन कहते हैं कि श्रम, मजदूरी, किराए में भिन्नता आ जाएगी अगर जनसंख्या बढ़ेगी। जनसंख्या क्या होती है, वृद्धि विकास में बाधक नहीं होती है, डेविड रिकार्डियन महोदय कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा जनसंख्या वृद्धि के ओवरऑल जितने सिद्धांत मैं आपको पढ़ा दिया। प्ले लिस्ट में अगर नहीं देखे, ये वीडियो देख रहे हैं तो जाकर देख लीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।